देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो चीजें देखी थी वो सबने एक बार पढ़ी है, थोड़ा बहुत देखा है, रिवाइज किया है कुछ, या फिर अभी नहीं किया ज्यादा? यस सर, रिवाइज किया है। किया है सबने? अलीना, शिफा? यस सर, किया है। ठीक है, चलो। कुछ प्रॉब्लम किसी को है उसमें? कुछ ऐसा कुछ है जो पूछना चाहते हो? नहीं? जिस भी बुक से तुम लोगों ने पढ़ा हो उसमें से कुछ पूछना है, उसमें से पहले वाली चीजों में से? सर मुझे एक चीज पूछनी है। नहीं, ऐसे नॉर्मल पूछने, क्वेश्चन डाउट नहीं है। मैं बोल रही थी कि अगर बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके अंदर ये एनसीईआरटी इनफ है ना? पूरी तरह से नहीं है। एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी क्वेश्चन का ये रहता है कि तुम्हारे सारे एस्पेक्ट कवर हो जाते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस बार बोर्ड में एमसीक्यू आने हैं। दूसरी बात यह है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्यादा जरूरी होते हैं, मतलब एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये इनफ है, ये तुम बोल सकती हो। ठीक है, मतलब एनसीईआरटी तुमने कर लिए, खुद से कर लिए, मतलब हमने तुमको बस ऐसे रटवा नहीं दिए उसको कि हमने बस बताया, तुमने कॉपी कर लिया और आ गया तुमको, बस आ गया, ऐसे नहीं। तुमने कर लिए खुद से, मतलब समझ में आने लगे कि पैटर्न समझ में आने लगा, क्वेश्चन पढ़ा, तुम्हारे दिमाग में चला कि अच्छा इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ होना चाहिए, उसके बाद तुमने किया और वो हो गया, तो इसको बोलते हैं हो जाना या कर लेना। वो प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उसमें अगर फंसेंगे तो तुम लोग पूछो, इस एनसीईआरटी में फंसो तो पूछो, वो सब इनफ है। मतलब कम से कम प्रीवियस ईयर भी होने चाहिए। और जो तुम लोग ने वो एमसीक्यू वाली बुक तुम लोगों ने मंगाई होगी अरिहंत, या फिर वो सवाल जो भी है वो करना है। मंगाई नहीं सर, पीडीएफ है, पीडीएफ पीडीएफ कोई बात उस नहीं, वाला। हाँ क्वेश्चंस तो है ना, क्वेश्चन है, बस हाँ क्वेश्चन हाँ। सॉल्व करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और कोई बात नहीं। ठीक है, उसके भी एमसीक्यूज में है उसमें क्वेश्चंस। एमसीक्यूज में ही है ना इस साल की लेटेस्ट? हाँ ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं। हम्म, तो वो वाली चीजें तुम लोग करो, एनसीईआरटी क्वेश्चंस प्लस वो वाले क्वेश्चंस, ये दोनों करने हैं। ठीक है, चलो अभी हम लोग आगे चलते हैं फिर, और किसी को कुछ अगर नहीं पूछना है तो। पीछे की चीजें हम लोगों ने देख ली, थोड़ा बहुत चार्ज के बारे में पता चल गया। अब बात आती है कूलॉम्स लॉ की। ये तो पता चल गया कि चार्जेस फोर्स लगाते हैं, रिपल्सिव, अट्रैक्टिव, कई सारी बातें। लेकिन अल्टीमेटली कूलॉम्स लॉ चाहिए था, मतलब एक फोर्स के लिए लॉ चाहिए था, या एक इक्वेशन या रिलेशन चाहिए थी। जिस भी चीज को हम इक्वेशन बोलते हैं, एक्चुअली वो होता क्या है, रियल लाइफ में देखें तो वो रिलेशंस होते हैं, और कुछ थोड़ी ना होता है। रिलेशन, कि कैसे फोर्स चार्ज से रिलेटेड है, दोनों, कैसे फोर्स डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस से रिलेटेड है ना। तो कोई भी रिलेशन या इक्वेशन एक ही बात है इसमें अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो रिलेशन चाहिए था, क्यों चाहिए था? ताकि हम आगे की चीजें प्रेडिक्ट कर सकें। कोई भी चीज हम लोगों को सिर्फ पता चल जाने से कुछ नहीं होता है, हम लोग उसको जब तक कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तब तक कोई फायदा नहीं है। समझ में आई बात? जैसे कि हम लोग को पता तो चल जाए कि एक प्लेन उड़ता है, ऐसे वैसे, मतलब उड़ता है, उसको उड़ाते हैं लोग, कुछ कुछ कंट्रोल करते हैं, वहां पे कंट्रोल होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुमको एक्चुअली उड़ाना है तो तुमको उसके बारे में ठीक से अंदर तक सब कुछ जानना पड़ेगा, सारे रिलेशंस सर, जानने पड़ेंगे। हाँ, सर सॉरी टू इंटरप्ट, मुझे अभी दिमांशु का मैसेज आया, उसने बोला सर को बोलो प्लीज आज की क्लास रिकॉर्ड कर ले, वो नहीं आ सकता अभी, वो क्लास चल में है ना रही है, उसकी। चल रही है रिकॉर्डिंग तो। ओके वो डल जाएगी उस पर, यूट्यूब पे हम डाल देंगे तो अपना देख सकते हैं जाके। ओके। ठीक है, हमें इसीलिए रिकॉर्ड हमने स्टार्ट कर दिया था कि सही रहेगा। ठीक है, वैसे भी ये एज अ डेमो भी है ना, तो ठीक रहेगा, ये दोनों क्लासेस एज अ डेमो क्लास है, कोई बात नहीं। चलो, तो कूलॉम्स लॉ में क्या है, फोर्स के बारे में हम बताते हैं कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स कितना लगता है। तो वो प्लेन वाला एग्जांपल हम क्यों दे रहे थे? तुमको बटन्स के बारे में, बहुत सारे बटन तो वहां दिखेंगे, बहुत सारे रेगुलेटर्स दिखेंगे, पर मीनिंग क्या है उनका जब तक नहीं पता होगा तब तक तो प्लेन नहीं उड़ाया जा सकता ना। अल्टीमेटली यानी कि फ्यूचर काम नहीं किया जा सकता, आगे का कुछ नहीं सोचा जा सकता कि ये करेंगे और ऐसे करेंगे। भले कभी तुमने नहीं उड़ाया है, ठीक है, लेकिन कम से कम थियोरेटिकली ही सब कुछ पता तो हो पहले। फर्स्ट फर्स्ट चीज क्या है, पता हो ना। भले प्रैक्टिकली अभी नहीं किया है, उसके बाद बात आती है कि ठीक है, कई बार बाई चांस पायलट कुछ हो गया, मतलब तुम्हें चलाना पड़ गया, तो अब तुमसे कंट्रोल तो मालूम है ना तुम्हें। भले तुम्हारे हाथ को प्रैक्टिस नहीं है, तुम्हारे माइंड को प्रैक्टिस नहीं है, तुम नहीं अभी हैबिचुअल हो, लेकिन मे बी क्योंकि तुम्हें सारे कंट्रोल्स मालूम हैं, तो तुम लैंड करवा दो सेफली।
मेन मैटर ये है, मतलब उसको कंट्रोल करने के लिए, फ्यूचर उसका डिसाइड करने के लिए कि आगे क्या हो पाएगा, हम इसको लैंड करवा पाएंगे कि नहीं, पहले तुमको उसके बारे में डीप नॉलेज चाहिए। सिर्फ ये पता होने से कि ये उड़ता है नहीं होने वाला काम। आई बात समझ में? तो ये पता होने से कि चार्जेस फोर्स लगाते हैं काफी नहीं है, पता करना पड़ेगा कितना लगाते हैं और किन किन कंडीशंस पे वो फोर्स डिपेंड करता है। कम है, ज्यादा है, कब कम है, कब ज्यादा है, ये सब बातें पता होनी चाहिए। तो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, आई बात समझ में? कुछ भी नेक्स्ट चीज डिसाइड करने के लिए हमको चीजें कैलकुलेटिव मैनर में मालूम होनी चाहिए। ठीक है, जैसे तुम लोग एग्जाम प्रिपरेशन की पूरी कैलकुलेशन करके बैठते हो ना, इतने दिन में इतना खत्म हो जाना चाहिए और ये है वो है, फ्यूचर डिसाइड करने के लिए कैलकुलेशन करनी जरूरी होती है। ठीक है, यही बात है। तो हम फोर्स के बारे में पता करेंगे क्या है। तो देखा गया, सिर्फ ऑब्जर्वेशन से देखा गया, जैसे हम लोग कुछ भी हिट एंड ट्राई करते हैं ना, वैसे हिट एंड ट्राई कर करके देखा गया कि दो चार्जेस जो हैं, अब चाहे वो कैसे भी हो, पॉजिटिव पॉजिटिव हो, नेगेटिव पॉजिटिव हो, उससे नहीं मतलब है, समथिंग Q1 एंड Q2, तो फोर्स किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा था। अब चार्ज के कलर पे तो डिपेंड कर नहीं रहा था, ठीक है, चार्ज के मास पे भी ज्यादा डिपेंड नहीं कर रहा था, तो ऐसा बहुत सारी क्वांटिटीज थी कि चार्ज की प्रॉपर्टीज पे फोर्स डिपेंड नहीं कर रहा था। लेकिन चार्ज कितना है, अमाउंट ऑफ चार्ज, उस पर डिपेंड कर रहा था। यानी कि Q1, Q अमाउंट ऑफ चार्ज को शो करता है, उस पर डिपेंड कर रहा था। Q2 अमाउंट ऑफ चार्ज को शो कर रहा है, उस पर भी डिपेंड करता था, क्योंकि फोर्स किसी एक चीज की प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। अगर हम तुमने से किसी को भी कहें कि एक फोर्स लगाओ, तो कैसे लगाओगे? हम्म? उस कोई चीज को लगाएगा पुश करके या फिर कि पुल कर। किसी चीज को दूसरी कोई चीज चाहिए ना, इसीलिए हाथों इसीलिए फोर्स कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी नहीं है। फोर्स एक म्यूचुअल फिनोमिनन है, एक चीज दूसरे चीज पे लगा सकती है। ठीक है, इसीलिए यहां पे दो चार्जेस की बात आ रही होती है। आई बात समझ में? फोर्स सिंगल चीज का कोई प्रॉपर्टी या फिनोमिना नहीं है, उसमें दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, कौन लगा रहा है, किस पे लगा रहा है। ठीक है, ये बात है। तो यहां पे अगर Q1 Q2 पे लगाएगा तो भी उसको हम बोल सकते हैं, या Q2 Q1 पे लगाएगा तो भी। फिलहाल ये दोनों इक्वल लगाएंगे, क्योंकि एक्शन रिएक्शन लॉ हर जगह यूज होता है। ठीक है, इक्वल लगाएंगे और ऑपोजिट लगाएंगे एक दूसरे पे, वो सब अलग बातें हैं। नेक्स्ट चीज, इन दोनों पे डिपेंड किया, यानी कि और ये भी देखा गया कि चार्ज का अमाउंट बढ़ा देने से, इंक्रीज कर देने से फोर्स इंक्रीज हो जा रहा था। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट चार्ज, ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेकेंड चार्ज। मतलब कि इनमें से किसी का भी अमाउंट अगर इंक्रीज किया तो फोर्स हो गया इंक्रीज, अब डबल किया तो डबल, इसीलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मान लो इसको डबल करने से ये 4 टाइम्स हो जाता, तो इसका मतलब इसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए था फोर्स को। तो ये डिपेंडेंसी ऐसे ही पता चलती है। कोई भी एक्सपेरिमेंट होते हैं, अगर तुम्हारे पास कोई बेसिस नहीं है ना कि ऐसे एक्सपेरिमेंट करना है, कि कैसे किसी चीज का फॉर्मूला बनाना है, सिंपलेस्ट वे है कर करके देखो, बार बार करो, बार बार ऑब्जर्व करो, चेक करो, करो ऑब्जर्व करो, चेक करो, सीधी सी बात है। और कुछ नहीं, नोट करते जाओ हर चीज को। इन और जैसे ये चार्ज ज्यादा ले लो, इतना ही दूर रखा रहने दो, समथिंग आर डिस्टेंस है, इतना ही दूर रखा रहने दो, ये चार्ज का अमाउंट थोड़ा इंक्रीज कर दो, देखो फोर्स बढ़ा कि नहीं बढ़ा। चार्ज कम कर दो, फोर्स कम हुआ या बढ़ा, क्या हुआ। चार्ज का अमाउंट हमने बढ़ाया, तो चार्ज का अमाउंट कितना बढ़ाया, डबल किया तो फोर्स क्या हुआ, डबल हुआ, हाफ हुआ, ट्रिपल हुआ, कितना हुआ। तो अगर डबल हुआ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आई बात समझ में? लीनियर डिपेंडेंसी जिसको बोलते हैं, जैसे y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, यानी कि x जितना, जितने टाइम्स x होगा या जितना डिवाइड बाय x होगा, एग्जैक्टली उतना ही y के साथ भी होगा। क्लियर है? ऐसा ही यहाँ पे रिलेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला। सेम चीज Q1 Q2 के साथ भी है। उसके अलावा क्या बचता है, मास पे तो डिपेंडेंसी थी नहीं इस फोर्स की, क्योंकि हम देख रहे थे सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ना कि ग्रेविटेशनल फोर्स। इस केस में अलग से देखेंगे, लगेगा वो भी, लेकिन उसको अलग से देखेंगे। ठीक है, उसके अलावा क्या था कि पास ला रहे थे चार्जेस को, तो तब भी फील हुआ कि ज्यादा फोर्स लग रहा है, दूर ले जा रहे थे तो फील हो रहा था कम फोर्स लग रहा है। तो इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन चार्ज पे भी डिपेंडेंट था, लेकिन पास लाने पे फोर्स ज्यादा हो रहा था। यानी कि पास लाने का मतलब क्या, डिस्टेंस को कम करना ना, आर को छोटा डिक्रीज करना, फोर्स इंक्रीज हो जा रहा था। इसका मतलब उल्टा है ना रिलेशन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम लोग बोलते हैं कि जो सीधा रिलेशन हो, यानी कि इंक्रीज के साथ इंक्रीज और डिक्रीज के साथ डिक्रीज, लेकिन ये उल्टा रिलेशन है, आर डिक्रीज तो फोर्स इंक्रीज।
तो इसका मतलब फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। आई बात समझ में? लेकिन यहां तक भी कहानी खत्म नहीं होती है। ये चीज देखी गई कि डिस्टेंस को डबल करने से, जैसे आर डबल किया तो यहाँ पे आर डबल करने से फोर्स को तो हाफ हो जाना चाहिए था ना, 1/2 हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। आर को 2 टाइम्स कर देने से फोर्स 1/4 हो जा रहा था, आर को 10 टाइम्स कर देने से फोर्स 1/100 हो जा रहा था। इससे पता चला कि आर स्क्वायर डिपेंडेंसी है, मतलब कि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर के नहीं है, आर स्क्वायर के है। इससे पता चला, एक्सपेरिमेंटली सब कुछ देखा गया, बाकी भी बहुत सारी चीजें चेक की गई लेकिन कुछ खास मिला नहीं। तो फिर क्या कर दिया गया, इन सबको एक साथ कर लिया गया, जितनी भी प्रोपोर्शनैलिटी हैं एक साथ लगा ली, Q1 इंटू Q2 एंड डिवाइड बाय आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी में अगर कई सारी चीजें लिखी हों, उनको कलेक्ट करना हो तो जो जो न्यूमरेटर में है वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं और जो डिनोमिनेटर में वो डिवाइड में आ जाते हैं। तो कुछ ऐसा बन के आ गया, कलेक्टिव वे में ये सबको कलेक्ट कर लिया हमने। आया समझ में? किसी को कुछ कंफ्यूजन या प्रॉब्लम आ रही है तो बोल सकता है। कुछ है? प्रियांशु, शिफा, अलीना, सर नो प्रॉब्लम। आ रहा है ना समझ में? जी सर बिल्कुल। ठीक। तो ये फोर्स जो है ये चीज आ जाती है, लेकिन अभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, क्योंकि ये वैल्यू कैलकुलेट करके देखी गई। बात ये है ना, ये Q1 Q2 चार्ज तो हम सेलेक्ट कर रहे थे ना, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो चार्ज तो हम ही सेलेक्ट करेंगे, कितने कूलम चार्ज हमने लिया है। ये गैप जितना हम रख रहे थे वो भी हम सेलेक्ट कर रहे थे, इसका मतलब ये भी हमें पता है, नोन क्वांटिटीज है ना ये। तो अगर ये तीनों चीजें पता है तो इसकी वैल्यू तो सीधे सीधे आ जाएगी ना, कुछ दिक्कत ही नहीं है, इसकी वैल्यू निकाल लो। उसके अलावा कुछ डिवाइसेस अगर हमारे पास हैं तो फोर्स का मेजरमेंट भी हमको मिल ही जाएगा कि इतना फोर्स हमको फील हो रहा है या पता चल रहा है या निकल रहा है। अलग अलग तरीके हो सकते हैं, उस समय भी होते थे। ठीक है, ये दोनों कैलकुलेट करने के बाद मान लो ये 10 आया और ये कुछ 35 आया, फोर्स 35 आया और ये 10 आया, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ नहीं है, इक्वल तो ये दोनों नहीं है। कुछ आई बात समझ में? तो क्योंकि अभी हमने प्रोपोर्शनैलिटी नहीं हटाई है ना, डिपेंडेंस तो सही है, प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो आएगा एक कांस्टेंट, कांस्टेंट Q1 और कांस्टेंट K आ जाएगा, और ये चीज Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हो जाएगी। तो यही अब हम इसका कैलकुलेट करेंगे, मान लो ये 10 आया, इसको कैलकुलेट करेंगे, मान लो ये 35 आया, लेकिन होना तो इनको इक्वेट है ना। तो सोचो 35 इज इक्वल टू K इंटू 10, तो K की वैल्यू क्या आ गई, 35/10, मतलब कि 3.5। कांस्टेंट मिल गया ना। ये चीज हम इसलिए बता रहे थे क्योंकि हम लोगों को लगता है कांस्टेंट जबरदस्ती डिफाइन कर दिए जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है अलीना? यस सर। कांस्टेंट जबरदस्ती डिफाइन नहीं किए गए, एक्सपेरिमेंटली कांस्टेंट्स को कैलकुलेट किया गया है और बाद में रिलेट किया गया है दूसरी किसी क्वांटिटी से। तो फिलहाल हमने ये सिर्फ एग्जांपल देने के लिए 1035 लिया, एक्चुअली में हुआ कुछ और। हुआ ये कि जब हमने Q1 को 1 कूलम लिया, Q2 को भी 1 कूलम लिया और R को 1 क्या लिया, 1 मीटर ले लिया डिस्टेंस, दो 1 कूलम चार्ज थे, दोनों को 1 मीटर डिस्टेंस सेपरेट किया और उनका फोर्स कैलकुलेट किया, तो पता है फोर्स कितना आया, फोर्स आया 9 इंटू 10⁹ न्यूटन। इतना फोर्स आया, जो डिवाइस थी उसने इतना फोर्स बताया। इसका मतलब क्या है, सोचो जरा, Q1 को 1 रखो, Q2 को भी 1 रखो, R को भी 1 रखो, तो 1 का स्क्वायर और इंटू K है, और उधर फोर्स आया है 9 इंटू 10⁹ तो यहां से K की वैल्यू क्या आ गई, 9 इंटू 10⁹, मतलब क्या कि हमने कांस्टेंट फाइंड कर लिया, कांस्टेंट की वैल्यू इतनी है। अभी हम इसका वो भी फाइंड करेंगे, क्या नाम है, यूनिट, सीधे सीधे आ जाएगा सिंपली, लेकिन कांस्टेंट तो हमने फाइंड कर लिया ना इजीली। सबको बात समझ में आई? लेकिन कूलॉम ने सोचा होगा पहले से बहुत सारे कांस्टेंट अवेलेबल हैं ही, तो हम क्यों एक नया कांस्टेंट नाम दें, वो नाम दे सकते थे कूलॉम कांस्टेंट, जैसे बहुत सारे प्लैंक कांस्टेंट, ये कांस्टेंट वो कांस्टेंट, कूलॉम कांस्टेंट नाम हो जाता। लेकिन सोचा कि पुरानी किसी क्वांटिटी से रिलेट हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, तो चेक किया गया, तो एक होता है एप्सिलॉन नॉट और ये चीज होती है परमिटिविटी, परमिटिविटी, लेकिन नॉट लगा है मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है।
क्लियर है? तो फ्री स्पेस की परमिटिविटी को यूज करके, और ये एक फिक्स कांस्टेंट था जो कि पहले ही फिजिक्स में डेवलप हो चुका था, इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती थी, तो चेक किया गया कि अगर हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को 4 पाई से मल्टीप्लाई करें और इस पूरी क्वांटिटी को 1 से डिवाइड करें तो कुछ वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 9 इंटू 10⁹ आ जाती है। इसीलिए फाइनली बोल दिया गया कि k जो है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। फिर फॉर्मूला बन गया F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। के को हमने रिप्लेस कर दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से। अब ये एक प्रॉपर फॉर्मूला तैयार हो गया हमारा फोर्स का। प्रॉपर क्यों? क्योंकि इसमें जो भी चीजें हैं वो प्रैक्टिकल हैं। के एक कांस्टेंट था जिसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं था क्या होता है, लेकिन अब इसमें एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है जिसके बारे में पता है कि वो क्या होता है। उसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12 समथिंग। ठीक है, पाई की वैल्यू सबको मालूम ही होती है। तो Q1 Q2 खाली लेना है, बीच की डिस्टेंस डिसाइड करनी है, ये स्क्वायर है, बाकी अपने आप सब चीजें हो जाएंगी। आई बात समझ में? कुछ प्रॉब्लम है किसी को? अल्टीमेटली कैसे ये फॉर्मूला आता है समझ में आया? किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो बोल सकता है, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते नो हैं। सर, कंटिन्यू। ठीक, ठीक है, बता देना कुछ प्रॉब्लम हो तो। देखो ये सारी चीजें हो गई, फॉर्मूला आ गया, यानी कि ऐसा कुछ फॉर्मूला हमारे पास मिल गया। लेकिन अभी हमने सिर्फ वैल्यू निकाली है फोर्स की। ठीक है, वैल्यू ऑफ फोर्स यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना आएगा, वो इतना आ रहा है। ठीक है, कुछ यूनिट्स की बात कर लें सिंपली। तो के की यूनिट कैसे आएगी? तो F इज इक्वल टू था के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो K इज इक्वल टू जब हम फॉर्मूला निकालेंगे तभी तो यूनिट आएगी ना। K का फॉर्मूला क्या आ जाएगा यहाँ से? F इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई Q1 Q2। सारी चीजों को हम उधर ले गए। F क्या है? न्यूटन। आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, क्योंकि आर क्या है? डिस्टेंस, तो आर स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, डिवाइड बाई Q1 Q2 मतलब कूलॉम स्क्वायर, क्योंकि Q1 और Q2 दोनों की यूनिट कूलॉम होती है, मतलब कि चार्ज की यूनिट कूलॉम होती है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर के की यूनिट आ जाएगी। आई बात समझ में? और के है क्या? कुछ नहीं, वही है के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही के है। ठीक है, और इसी की यूनिट हो जाती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। कैसे आई बता दिया हमने। उसके अलावा एप्सिलॉन नॉट की बात करते हैं तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है ये। ठीक है, पहले से डिफाइंड थी, ये वाले सारे एक्सपेरिमेंट्स होने से पहले से डिफाइंड थी वो, कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि जो फ्री स्पेस है वो किसी चीज को ट्रैवल करने के लिए कितना परमिट प्रोवाइड करता है, वही चीज होती है परमिटिविटी। यानी कि अगर हम यहाँ पे फ्री स्पेस हटा के ग्लास लगा दें, परमिटिविटी ऑफ ग्लास, तो वो इससे अलग होगी। ठीक है, इससे डिफरेंट वैल्यू होगी कि किसी मीडियम में किस स्पीड से या फिर कितना परमिट है हमारे पास चलने के लिए, वही है परमिटिविटी। ठीक, यहाँ फ्री स्पेस की है इसलिए नॉट लगा हुआ है। हो गया क्लियर? उसकी वैल्यू है इतनी। इसका यूनिट कैसे आया, कहां से आया? F इज इक्वल टू था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट को अगर हम यहाँ उठा के ले जाएं लेफ्ट में तो न्यूमरेटर में जाएगा, फोर्स नीचे ले आए तो 1/4 पाई F Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब 4 पाई की तो कोई यूनिट होती नहीं है, ऊपर यूनिट्स में क्या आएगा? कूलॉम स्क्वायर, क्योंकि दो Q1 Q2 है, नीचे क्या आएगा? न्यूटन एंड मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट आ गई कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, जिसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कूलॉम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स एंड मीटर टू द पावर -2। ठीक है, सेम बात है। तो इसकी यूनिट इसीलिए ये नजर आ रही है। कुछ प्रॉब्लम किसी को? नहीं ना, सिंपल चीज है, कुछ खास नहीं है। ठीक है, फोर्स की वैल्यू आ गई, यानी कि हमने फोर्स का मैग्नीट्यूड कर लिया कैलकुलेट। अब प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस तरफ फोर्स लगेगा और कैसे हम डायरेक्शन निकाल पाएंगे फोर्स की। ठीक है, और बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हम फोर्स की डायरेक्शन निकालते टाइम किसी एक चार्ज पे जाके बैठें। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पे रह के देखें, हम यहाँ पे रह के देखें। हम कहीं भी रह के ये सब फिनोमिना देख सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग डायरेक्शंस को दिखा भी सकते हैं। क्लियर है? तो यही बात है बस। थोड़ा सा वेक्टर इसके लिए जानने की जरूरत होगी, अगर तुम लोगों को नहीं पता है तो बता सकते हो। किसने किसने वेक्टर पढ़ा हुआ है ठीक से? बताओ।
किसी ने नहीं पढ़ा? अच्छा, किसने किसने सब नहीं पढ़ा? पढ़ा है, बस डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट ये सब नहीं समझ, मुझे कब हटा के क्या करते हैं वो नहीं पता। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह नहीं पता, नॉर्मल चीजें पता है, जैसे वेक्टर का ऐड कैसे करते हैं ये हाँ पता है? नॉर्मल चीजें पता है, हाँ हाँ ये सब पता है। ठीक है, तो अगर हम कहें कि यहाँ पे ये वाला वेक्टर निकालो, ये वाला वेक्टर, और ये दोनों वेक्टर तुमको दिए हुए हैं, गिवन है, एक वेक्टर r1 दिया है, एक वेक्टर r2 दिया है, और ये क्या है? पोजीशन वेक्टर है। हम हैं ऑब्जर्वर और हम यहाँ पे हैं, ये है समथिंग q1 चार्ज और ये है q2 चार्ज, सही है? कुछ डाउट है किसी को? ये Q1 चार्ज, ये Q2 चार्ज, और हम यहाँ से बैठे देख रहे हैं, तो Q1 चार्ज का पोजीशन वेक्टर कुछ ऐसा ही तो बनेगा, और Q2 चार्ज का पोजीशन वेक्टर कुछ ऐसा बनेगा, सही है? अब हमको बताना है कि Q1 से Q2 तक का वेक्टर, ये वाला, इसकी वैल्यू क्या आएगी इन दोनों वेक्टर्स के फॉर्म में? सो ट्रायंगल लॉ, ऑटोग्राम लॉ थे वेक्टर्स में। वेक्टर, हाँ, तो वो लगा सकते इतना हैं। पता है कि हाँ कि ट्रायंगल, हाँ और फिर वो जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, रिजल्टेंट की डायरेक्शन का एक फॉर्मूला होता है, हम्म, tan खाली अल्फा वाला एक फॉर्मूला होता है और एक अंडर रूट वाला एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला बाद में आएगा, अभी पहले खाली इतना बताओ कि तुम लोगों को डायरेक्शंस निकालने आते हैं। अगर हम कह दें कि ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, तो कैसे हाँ इसको ऐड करेंगे? अभी सिर्फ एडिशन बताओ पहले, और किसी को नहीं आता है तो वो क्लियर बता दे, हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे, नहीं तो फिर अभी टाइम लॉस होगा। जल्दी से सर बता दो तो हम देखिए, एक्सप्लेन कर देंगे। हाँ, मुझे तो आती है अभी डायरेक्ट से निकालने वेक्टर में, क्योंकि अभी अ, बेसिक मैथ पढ़ रहा हूँ, मैं वेक्टर अभी कवर नहीं कर पाया। नहीं नहीं, फर्स्ट ईयर में थी फिजिक्स में, मतलब 11th में थी फिजिक्स में वेक्टर, मतलब सेकंड मोशन इन अ प्लेन चैप्टर में। जी सर, वो मैं पढ़ नहीं पाया, आपको बताया था, अच्छा अभी अच्छा बेसिक अच्छा, मैथ पढ़ रहा हूँ, उसके बाद वेक्टर शुरू करूंगा मैं 11th का। तो सुनो, फिर हम जल्दी से बता देते हैं तुम लोगों को थोड़ा वेक्टर का, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा ही बताना। हम्म, ये कहाँ चला गया, डिलीट हो गया तो कोई बात नहीं, एक एडिशनल पेज लेते हैं, सिंपली बताते हैं। देखो, दिख रहा है सबको स्क्रीन? हम्म, जल्दी जल्दी बताते हैं, समझना। ये वेक्टर है, ठीक है, यानी कि वेक्टर एक एरो जैसा होता है। अब इसमें दो चीजें होती हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है? इस वेक्टर की लेंथ, ये जो लेंथ ऑफ वेक्टर है ना, ये मैग्नीट्यूड को शो करता है, मतलब एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड को तो शो नहीं करता है, लेकिन ये कंपैरिजन जरूर शो करता है। यानी कि अगर हम एक वेक्टर ये बनाए और एक वेक्टर ये बनाए, तो साफ दिख रहा है कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वैल्यू, साइज बड़ा है, ज्यादा है, ठीक है, और इसका छोटा है, तो कंपैरिजन में हम मैग्नीट्यूड की बात कर सकते हैं उसके लेंथ बेसिस पे, ठीक है। दूसरा, एक वेक्टर में होता है एरो, वो एरो रिप्रेजेंट करता है उस वेक्टर की डायरेक्शन को। ये एरो जो है, ये एरो, एरो हेड, ये रिप्रेजेंट करता है कि वेक्टर इस तरफ है, ठीक है। दो चीजें हो गई, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब बात आती है कि दो वेक्टर्स को ऐड कैसे कर सकते हैं। तो दो तरह के लॉ हैं, कोई भी दो वेक्टर हैं, एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, मान लो। इस वेक्टर का नाम है ए और इस वेक्टर का नाम है बी। क्विक रिवीजन है, सब लोग समझते जाना बस, जल्दी जल्दी, कुछ प्रॉब्लम लगे तो भले बीच में पूछ सकते हो। तो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। तो दो तरीके हैं इनको ऐड करने के, एक तो ट्राइंगल लॉ, ठीक है, दूसरा पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है, एक ट्राइंगल लॉ, दूसरा पैरेललोग्राम लॉ। लेकिन इनको लगाने से पहले एक सिंपल सी चीज करनी होती है। ट्राइंगल लॉ लगाते टाइम हमको ध्यान देना पड़ता है कि एक वेक्टर के हेड से दूसरा वेक्टर स्टार्ट होना चाहिए। ये देखो, हमने ए वेक्टर बनाया है, हॉरिजॉन्टली राइटवर्ड था, वैसे ही उठा के यहाँ पे रखा है, देखो। ये हमने बी वेक्टर बनाया है यहाँ पे, तो वैसे ही उठा के रखा है, कोशिश की कि डायरेक्शन सेम रहे, ठीक है। ये बी वेक्टर है, तो हमने रखा कैसे है इस पे ध्यान देना, बहुत सही से ध्यान देना इस पे। जहां ए वेक्टर खत्म हुआ है जाके, ए का हेड है, वहां से हमने बी के टेल को अटैच किया है। इस तरह से अगर अटैच करके रखते हो, तब ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन से ऐड किया जा सकता है, ठीक है। और अगर तुमने दोनों वेक्टर के इनिशियल पॉइंट्स को ज्वाइन करके रखा, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट को, यहाँ पे देखो अलग अलग है, इसमें हमने ए के हेड से बी के टेल को ज्वाइन किया, और इसमें हमने ए के टेल से बी के टेल को ज्वाइन किया, टेल टेल ज्वाइन किया है, तो इसमें हम लगा सकते हैं पैरेललोग्राम लॉ। आई बात समझ में?
किसी कुछ और तो नहीं पूछना है ना, यही चीज है। तो इसमें पैरेललोग्राम लॉ लगा सकते हैं हम, और इसमें ट्रायंगल लॉ। अभी ट्रायंगल लॉ कैसे लगेगा, अब देखो हमने चलना कहाँ से स्टार्ट किया था, इस पॉइंट से हम यहाँ तक गए, फिर हमने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और यहाँ तक गए, यानी कि फाइनली हम यहाँ पहुंचे ना। तो ये हमारा इनिशियल पॉइंट है और एक तरह से ये हमारा फाइनल पॉइंट है। तो यहाँ से सीधे यहाँ पे एक वेक्टर अगर हम बना दें, ये हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा, यानी कि ये होगा a प्लस बी वेक्टर। और यही है ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, कि हम दो वेक्टर्स को ऐड करना चाहते हैं तो उनका रिजल्टेंट हमको निकालना पड़ेगा। कैसे, दोनों वेक्टर्स को एक का हेड और एक का टेल अटैच करके रख दो। अब इससे फर्क नहीं पड़ता तुम किसका हेड और किसका टेल अटैच करो, यानी कि अगर हम बी के हेड से ए का टेल अटैच करके रखते, देखो एक एक चीज और है, कोई भी वेक्टर हो तुम उसको कहीं भी लेके चले जाओ उठा के, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उसकी डायरेक्शन नहीं बदलनी होती है। जैसे हमने एक वेक्टर सेलेक्ट किया, ठीक है, इसको हम उठा के कहीं लेके जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ ले जाकर रख दो, यहाँ ले जाकर रख दो, सब चलेगा, लेकिन तुमको उसका साइज और डायरेक्शन नहीं बदलनी है, इतना ध्यान रखना होता है। यानी कि तुम उसका मैग्नीट्यूड यानी कि लेंथ छोटी बड़ी नहीं कर सकते हो, और उसका डायरेक्शन भी तुम इधर उधर नहीं घुमा सकते हो। अगर तुमने घुमाया तो फिर रिजल्ट गलत आएगा तुम्हारा। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे भी जो बनाने की कोशिश की है, तो उसको ऐसे बनाने की कोशिश की है ताकि ये ए जैसा लगे, हॉरिजॉन्टली राइट, बी जो है जिस तरफ डायरेक्शन दिख रहा है उतना लगे, और साइज भी लगभग सेम रहे। आई बात समझ में? ठीक है, अब आगे चलें। तो वही है, अभी हमने अटैच किया था ए के हेड से बी के टेल को, अब हम बी के हेड से, बी देखो ऐसा ही है ना, इस तरफ है, ए के टेल को अटैच करेंगे। देखो ए यहाँ पे है, कोई डाउट, ए के टेल को अटैच करेंगे। और अब हम फिर वही चीज देखेंगे कि स्टार्ट हमने कहां से किया, बी के टेल से, और एंड किया ए के हेड पे। तो इसीलिए स्टार्टिंग से एंडिंग तक एक वेक्टर बनाएंगे जो कि एक्चुअली रिजल्टेंट वेक्टर होगा और जिसका मैग्नीट्यूड a प्लस बी होगा। b प्लस ए या a प्लस बी सेम बात है। सबको आ रही बात समझ में? किसी कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, बता दो। ठीक है, ये हो गया ट्रायंगल लॉ सिंपली। पैरेललोग्राम लॉ क्या है, उसमें हम पहली बात तो रखते ऐसे हैं, ऐसे रख के ही हम आगे का पैरेललोग्राम लॉ लगा सकते हैं। तो ऐसे हमने रख दिया, यानी कि टेल टेल अटैच करके, दो वेक्टर हैं दोनों का टेल अटैच किया और एज इट इज बना दिया। उसके बाद एक के हेड से दूसरे के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, और दूसरे के हेड से इस वाले के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, पैरेलल लाइन। ठीक है, तो बी के हेड से ए के पैरेलल लाइन ड्रॉ करने का मतलब क्या हुआ कि बी के हेड से हम ऐसे हॉरिजॉन्टली आगे जाएं, और ए के हेड से बी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करने का मतलब क्या हुआ कि बी से पैरेलल दिखनी चाहिए वो लाइन। देखो बी के पैरेलल दिखनी चाहिए, तो यहां हिट किया, यहां पे कट किया ना इन्होंने, ये हमारा बन गया पैरेललोग्राम। तुम कह सकते हो पी क्यू आर एस, क्या दिख रहा है, पैरेललोग्राम है ना, साफ साफ। उसके बाद हम यहां से सीधे इस वाले एंड को मिला देंगे, और ये जो हमारा आएगा ये होगा रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर, और इसकी वैल्यू वही होगी a प्लस बी। क्लियर हुआ? ये था पैरेललोग्राम लॉ और ये था ट्राइंगल लॉ, दोनों से ऐड ही करते हैं। आ गई बात समझ में? अब सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, तो एक तरीका तो यहीं से है सब्ट्रैक्ट करने का, लेकिन वो ना समझो क्योंकि जल्दी जल्दी तुम लोगों को लगाना है, ये तरीका मत समझो सब्ट्रैक्ट करने का। ऐड करने का तो यही तरीका होता है, और बस सिनेरियो ये है कि वेक्टर रखे कैसे हैं उस बेसिस पे डिसाइड होगा। लेकिन तुम उठा के दूसरे तरह से भी उठा के वेक्टर्स को रख सकते हो। जैसे क्वेश्चन में ऐसे दिए हुए हैं वेक्टर, लेकिन तुम चाहते हो कि ऐसे तुम सॉल्व ना करो, तो तुम्हारी मर्जी है, तुम अपने मन में या फिर नेक्स्ट फिगर में वेक्टर को जैसे चाहो वैसे उठा के रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि इसको ऐसे उठाओ और यहाँ पे रख दो। ठीक है, ये तो एरो हेड भी उठ गया गलती से, हाँ ये यहीं पे ऐसे रख दिया उठा के। आप सॉल्व कर लो, पैरेललोग्राम लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करके बना लो, बन गया रिजल्टेंट। आई बात समझ में? यानी कि उठा के तो हम वेक्टर कहीं भी लेके जा सकते हैं, लेकिन इतना ही ध्यान रखना है कि हमको डायरेक्शन नहीं बदलनी है और साइज ऑफ वेक्टर नहीं बदलना है, बस। ठीक, ये हो गया एडिशन वाला सिस्टम। अब आते हैं सब्ट्रैक्शन पे। हद सिंपल चीज है सब्ट्रैक्शन, ठीक है, ध्यान देना।
कुछ छोटे मोटे रूल्स हैं। तो सब्ट्रैक्शन समझने के लिए पहले तुम्हें कोई भी जो दो वेक्टर हैं, जैसे यहीं पे ए और बी यही वाले ले लेते हैं, ए ये वेक्टर है और बी ये वेक्टर है, ठीक है, ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है। तो सबसे पहला काम इन दोनों के टेल ज्वाइन करके रखो, क्योंकि ये किए बिना सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता। तुम सब्ट्रैक्शन वाला वेक्टर नहीं निकाल पाओगे, एग्जैक्ट डायरेक्शन भी नहीं और ना ही मैग्नीट्यूड। आई बात समझ में? लेकिन एडिशन में तो क्या था कि तुम a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, बात सेम आती है, दोनों बिल्कुल सेम है, अलग नहीं होता है, ठीक है। लेकिन सब्ट्रैक्शन में तो a माइनस बी और b माइनस ए अलग अलग हो जाएंगे ना, तो हम दोनों निकालना दिखाएंगे इसमें, ठीक है। अब देखो, जैसे हमको निकालना है a माइनस बी, तो हमेशा हम चलेंगे फाइनल माइनस इनिशियल के कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। जो सब्ट्रैक्शन होता है उसमें पहला वाला फाइनल और जो माइनस करके आगे लिखा होता है वो इनिशियल, क्योंकि हमेशा हम कोई भी चीज का जो डिफरेंस निकालते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल करके ही तो निकालते हैं। फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। तो सब कुछ चेंज हम फाइनल माइनस इनिशियल निकालते हैं। यहाँ पे भी अगर ए पहले लिखा है तो ए फाइनल है, बी इनिशियल है, और बी पहले लिखा है तो बी फाइनल है, ए इनिशियल है। समझ रहे हो? अब देखो, अगर हमको निकालना है a माइनस बी, तो a हमारा फाइनल वेक्टर है ना, तो a के हेड को हम फाइनल समझ के चलेंगे, फाइनल पॉइंट। b हमारा इनिशियल वेक्टर है, तो b के हेड को हम इनिशियल पॉइंट समझ के चलेंगे, ठीक है। तो b का जो हेड है वो इनिशियल पॉइंट हो गया। अब खुद सोचो, इनिशियल टू फाइनल हमको वेक्टर बनाना पड़ेगा ना, इनिशियल टू फाइनल बना दिया वेक्टर। ये क्या बना? ये बना a प्लस सॉरी a माइनस बी। आ रही है सबको बात समझ में? कुछ डाउट है किसी को? अलीना, शिफा, प्रियांशु या एक और जो है तुषार? नो सर। नहीं है ना? चलो, नो सर, नो। कुछ कोई बोरिंग वोरिंग तो नहीं लग रहा है? समझ में सब आ रहा है ना? नहीं सर, समझ में आ रहा है। चलो, क्योंकि ये जरूरी है इसलिए बताना पड़ रहा है, तो नहीं कुछ भी नहीं बताते इसमें से, आगे चल सकते थे लेकिन नहीं समझ पाओगे वो, ठीक है। और प्रॉब्लम भी क्रिएट करेगा, क्वेश्चंस आते हैं। a माइनस बी आ गया है ना। अगर हमें b माइनस ए निकालना होता तो b हमारा होता फाइनल, क्योंकि फर्स्ट वेक्टर हमेशा, फर्स्ट चीज हमेशा फाइनल होती है, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल ही करते हैं। तो b हो गया फाइनल और a पॉइंट हो गया इनिशियल, तो a के हेड को हम इनिशियल समझेंगे, a के हेड को हम इनिशियल पॉइंट समझेंगे और b के हेड को फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल टू फाइनल हमको एक वेक्टर मिला देना है, और ये क्या बन जाएगा हमारा? कौन सा वेक्टर? b माइनस ए। अब इसको तुम r नाम देना चाहो तो दे सकते हो रिजल्टेंट, लेकिन फिलहाल ये b माइनस ए हो गया। क्लियर है? तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। पूरी तरह क्लियर है सबको? इसके यस अलावा सर। एक छोटी सी और चीज जानना जरूरी है, यूनिट वेक्टर। प्रोडक्ट जब आएगा तब बताएंगे, अभी प्रोडक्ट की कोई ज्यादा बात नहीं है तो अभी छोड़ देते हैं, बाद में बताएंगे। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर कुछ नहीं है, कोई भी एक वेक्टर है, जैसे ए वेक्टर है, ठीक है। तो ए वेक्टर का कुछ साइज होगा ना, कुछ मैग्नीट्यूड होगा इसका, कुछ मैग्नीट्यूड है। मान लो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 5, तो अगर हम ए वेक्टर को 5 से डिवाइड कर दें तो सोचो उसका मैग्नीट्यूड कितना, इसका मैग्नीट्यूड कितना बचेगा? 1, और ये 1 ही तो यूनिट है, यूनिट का मतलब ही होता है 1, ठीक है। तो किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने पे जो वेक्टर आता है, क्योंकि देखो इससे वेक्टर ही आएगा, क्योंकि एक वेक्टर को एक स्केलर क्वांटिटी से डिवाइड करने से हमेशा वेक्टर आता है, इसको ही हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं सेम सिंबल लेकिन कैप लगा के, एरो नहीं लगाते हैं। ये कैप रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट वेक्टर को, ठीक है। जब भी ये कैप लगा हो कहीं भी, जैसे समझो एक्स कैप लगा हुआ है, समझ जाओ कि ये एक्स एक यूनिट वेक्टर है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 है, ठीक है। और डायरेक्शन किस तरफ है? एक्स, एक्स जो पूरा वेक्टर रहा होगा उसकी तरफ डायरेक्शन है, इस वाले की तरफ। आई बात समझ में? तो इसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर, ठीक है। और इसको एज अ डायरेक्शन वेक्टर भी यूज करते हैं, क्योंकि खुद ही सोचो, जैसे एक 5 है, अगर हमको इस 5 को ही डायरेक्शन में कन्वर्ट करना है, मतलब 5 वैल्यू रखनी है और डायरेक्शन भी लगा देना है, तो अगर हम कोई वेक्टर मल्टीप्लाई करते हैं इसमें तो क्या होता? इससे प्रॉब्लम आती
कि ये वेक्टर का कुछ मैग्नीट्यूड था, मान लो 7 होता, तो ये तो 35 हो गया ना मैग्नीट्यूड, हमें रखना था 5, तो हम ए से ना मल्टीप्लाई करके एक कैप से मल्टीप्लाई करें, डायरेक्शन भी मिल जाएगा और वैल्यू में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये सिर्फ 5 इंटू 1 ही तो वैल्यू आएगी, यानी कि 5 आएगी फाइनली। तो अल्टीमेटली 5 वैल्यू भी अचीव हो गई और डायरेक्शन भी मिल गया हमको। तो किसी भी चीज में डायरेक्शन अगर अटैच करनी होती है तो हम यूज करते हैं यूनिट वेक्टर का, इसीलिए इसको डायरेक्शनल वेक्टर भी बोलते हैं। क्लियर हो गया? हमेशा आगे लगा सकते हैं और ठीक है। और किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर और उसके मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब खुद ही सोचो, इससे अगर नेक्स्ट स्टेप देखें तो ये मॉड ए को अगर हम यहाँ पे ले जाएं तो न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इक्वल के लेफ्ट में है डिनोमिनेटर में, तो राइट में न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मॉड इंटू ए कैप। आया समझ में? एक तरह से अगर ए मॉड ए होता 5 तो ए वेक्टर की वैल्यू हो जाती 5 ए कैप। ऐसे लिखा जा सकता है किसी भी वेक्टर को। फिलहाल यहाँ जो हम फोर्स को लिखने वाले हैं उसको भी ऐसे ही लिखेंगे, एफ इज इक्वल टू समथिंग उसका मैग्नीट्यूड, और जो भी डायरेक्शन में हमको उसको दिखाना है या है उसकी डायरेक्शन, उसका एक यूनिट वेक्टर। क्लियर है? आ गया सबको समझ में? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? नो सर। चलो अब इसमें देखें, अब ध्यान देना, फटाफट से इसमें चीजें समझ में आएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो हम यहाँ पे हैं, ऑब्जर्वर हैं, एक चार्ज यहाँ पे रखा है तो उसका पोजीशन वेक्टर ये है, और दूसरा चार्ज यहाँ पे रखा है उसका पोजीशन वेक्टर ये है r2 और इसका पोजीशन वेक्टर है r1। अब बताओ अगर हमको r1 से r2 एक वेक्टर चाहिए तो ये कुछ ऐसा ही नहीं है जैसे सब्ट्रैक्शन हो रहा है, क्योंकि दो वेक्टर को इनिशियल और फाइनल पॉइंट मिला के लिख दिया गया है। सॉरी, फाइनल इनिशियल पॉइंट्स यहाँ से ही दोनों शुरू हो रहे हैं, r1 भी यहीं से शुरू हो रहा है और r2 भी यहीं से शुरू हो रहा है। क्लियर है? तो ऐसे रखने से हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो एक तरह से हम Q1 से Q2 पे गए हैं ना, तो हमारा ये फाइनल पॉइंट नहीं हो गया और ये इनिशियल पॉइंट हो गया। तो इसका मतलब है हम R2 माइनस R1 कर सकते हैं। सीधी सी बात है, अगर हम ऐसे बनाते कि ये R1 है, ये R2 है, तो अगर हमको R2 माइनस R1 निकालना है तो R2 फाइनल, R1 इनिशियल, तो R1 से R2 ट्रैवल करना पड़ेगा। ये वेक्टर हो जाएगा R2 माइनस R1 वेक्टर। क्लियर हुआ? तो एक तरह से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। समझ में आई बात? तो इसमें तो ये चीज दिखाई जा रही है, ये यही है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। आ गया पूरा? ठीक है। तो और इसको नाम मिला है R21, है ना, डिस्टेंस ऑफ 2 फ्रॉम 1। इस तरह से इसको बोला जाता है, डिस्टेंस ऑफ 2 फ्रॉम 1, यानी कि 2 की डिस्टेंस 1 से आके 2 की डिस्टेंस देख रहे हैं ना, अगर हम 2 से 1 की डिस्टेंस देखते उसको हम बोलेंगे R12 और वो हो जाएगा R1 माइनस R2 वेक्टर। ठीक है? एनसीईआरटी में कभी भी ये लोग वेक्टर का यूज नहीं करेंगे, इस सिंबल का यूज नहीं करेंगे, ये लोग बोल्ड कर देंगे, समझ जाना कि ये लोग वेक्टर की बात कर रहे हैं। जहां बोल्ड नहीं करेंगे तो समझ जाओ सिर्फ वैल्यू की बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ बोल्ड नहीं किया है तो वैल्यू है, यहाँ बोल्ड किया है तो वेक्टर है। ठीक है? हो गया? समझ में आ गया? अब देखते हैं, यानी कि यहां से यहां तक जाएगा क्या, फोर्स लगेगा तो यहां से यहां तक जाएगी फील्ड ट्रैवल करेगी। आ रही बात समझ में? फील्ड ट्रैवल करेगी Q1 टू Q2। हम एक एक करके फोर्स देखेंगे। अभी हमने क्या किया था, कलेक्टिव वे में एक फोर्स की वैल्यू निकाल ली थी, वैल्यू वही आएगी, वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, लेकिन हम डायरेक्शन देखेंगे और फोर्स एक के ऊपर एक का देखेंगे। जैसे कि पहले हम मान लो देखेंगे Q2 पे Q1 कितना फोर्स लगा रहा है, तो Q1 कितना फोर्स लगाएगा वो अपनी फील्ड डिसाइड करेगी उसकी। Q1 की फील्ड यहाँ तक पहुंचेगी, इसकी फील्ड यहाँ पहुंच के इसके ऊपर फोर्स लगाएगी। और बाय कन्वेंशन जब भी हम दो चार्जेस लेते हैं या बात करते हैं कि हमने दो चार्जेस लिए हैं तो उनको पॉजिटिव माना जाता है। ठीक है? अगर बताया ना गया हो कि उनमें से कोई नेगेटिव है, तो अगर हमने बोल दिया दो चार्जेस हैं Q1 Q2 सेपरेटेड हैं इतने डिस्टेंस पे, तो समझ जाओ पॉजिटिव ही लिया जा रहा है। तो यहाँ पे भी यही बात है। और दो पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। देखो रिपेल करते हुए नजर आ भी रहे हैं। और कैसे रिपेल करेंगे, सेम लाइन ऑफ एक्शन पे रिपेल करेंगे, यानी कि दोनों चार्जेस को एक लाइन से मिला दो, उसी लाइन पे आगे या पीछे की तरफ फोर्स आएगा। अब मान लो ये नेगेटिव होता तो फोर्स इधर आ जाता, लेकिन आता इसी लाइन पे, ये जो डॉटेड लाइन हमने बनाई है ना, ठीक, लाइन ऑफ ज्वाइनिंग द चार्जेस, उसी पे फोर्स आएगा।
क्लियर है? तो यही बात है, और इसी रीजन की वजह से फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए हमको R21 और R12 की जरूरत पड़ती है। तुम लोग को इसमें नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे एरो बना हुआ है, ब्लू वाला जो एरो है उसमें लास्ट में एरो बना हुआ है। तो यानी कि ये 1 to 2 है, तो इसीलिए R21 लिया गया है। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ 2 फ्रॉम 1, तो R2 माइनस R1। R2 माइनस R1 क्यों? क्योंकि R1 के हेड तक गए हैं, सॉरी R2 के हेड तक गए हैं ना हम। देखो ये हेड है R2 का और ये हेड है R1 का। आ गया समझ में सबको? तो इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, फोर्स की डायरेक्शन निकाल पाएंगे, क्योंकि ये यूज होगा वहां पे। ठीक है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, यानी कि R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सीधी सी बात है, तुम लोग एक सिटी से दूसरे सिटी जाके देखो या दूसरे सिटी से वो सिटी वापस आके देखो, अगर तुम्हारा कोई स्ट्रेट लाइन पाथ है आने जाने का, तो डिस्टेंस तो बराबर ही ट्रेवल होगी ना, लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन तो अलग होगा, पोजीशन का चेंज तो अलग होगा, कि यहां से वहां जा रहे थे, अब वहां से यहां आ रहे थे, लेकिन डिस्टेंस बराबर ट्रेवल होगी, इसीलिए मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। आई बात समझ में? तो इसी का यूनिट वेक्टर हम यूज करेंगे फोर्स की डायरेक्शन को बताने के लिए, क्योंकि ये Q1 चार्ज R21 की डिस्टेंस में ही तो फोर्स लगा रहा है ना, देखो पुशिंग फोर्स लगाएगा, तो इसीलिए इसको हम एज अ डायरेक्शन वेक्टर यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका कैप यूज करेंगे, मतलब इसका एज अ डायरेक्शन वेक्टर। ठीक, अब देखें आगे कैसे वैल्यू आएगी, एक एक करके निकालते हैं। पहले R21 निकाल लें, और इसको 21 क्यों नाम मिला है? क्योंकि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, यानी कि हमने अगर लिखा R21 तो फोर्स ऑन 2, यानी कि सेकंड वाले चार्ज पे फोर्स निकाल रहे हैं ड्यू टू 1, यानी कि फर्स्ट वाले चार्ज के वजह से। फर्स्ट वाला कितना फोर्स लगा रहा है सेकंड वाले पे डायरेक्शन के साथ, वो अगर हम F12 करेंगे तो इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, 1 पे फोर्स 2 की वजह से। तो ये नोटेशंस याद रखना, नहीं तो गलत हो जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, तो मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, उसमें तो कुछ चेंज आने वाला है नहीं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12 स्क्वायर और R21 स्क्वायर। इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वैल्यू रखी जा रही है, वेक्टर में नहीं रखा जा रहा। इसके बाद हम यहाँ पे वेक्टर लगा सकते हैं, ये यूनिट वेक्टर है तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं करेगा, ये मत समझना फॉर्मूला बदल गया है, फॉर्मूला वही है, ये सिर्फ डायरेक्शन दिखाने के लिए लगाया गया है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं डायरेक्शन R21 का जो डायरेक्शन है F21 का भी सेम डायरेक्शन है। क्लियर है? तो इसीलिए R21 को एज अ हम F21 के डायरेक्शन के तौर पे यूज कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड यही है जो हमने अभी ये लिखा, लेकिन डायरेक्शन के तौर पे हम R21 को यूज कर सकते हैं, तो हमने R21 कैप लगा दिया। सबको समझ में आ रहा है? किसी को कुछ डाउट है? बोल दो, है तो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। कोई नहीं? अलीना, प्रियांशु, कोई नहीं? नो सर, क्लियर। नो सर, नो सर। आता जा रहा है ना पूरा? देखो यस हवा में नहीं सर। चल रहा है सब, तुम लोगों को नहीं आएगा तुरंत बोल देना, क्योंकि जितना आएगा उतना ही बेनिफिशियल होगा। कोर्स खत्म होना कभी भी बेनिफिशियल नहीं होगा, उस चक्कर में मत पड़ना। नहीं आ रहा है क्लियर, उस टाइम पे बता दो, ठीक है? चलो हम आगे बढ़ रहे हैं, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो जैसे हमने सर एफ मुझे एक चीज समझ नहीं आई, मैं बीच में पता नहीं कैसे हो गया था। मैं बोल रही थी कि R21 डायरेक्शन क्यों लिया? R21 डायरेक्शन क्यों लिया? क्योंकि देखो हमने बोला बाय कन्वेंशन दोनों चार्जेस हम पॉजिटिव लेके चलेंगे जब तक बताया ना जाए कि नेगेटिव है ना? जैसे हम कहते हैं कि कोई कोई नंबर सोचो, तो क्या तुम जबरदस्ती नेगेटिव नंबर सोचोगी? जनरली तो नहीं, बताएंगे कि नेगेटिव नंबर सोचो तब ना, ऐसा ही कुछ। तो बाय कन्वेंशन Q1 Q2 पॉजिटिव है तो वो पुशिंग फोर्स लगाएंगे ना, ये तो हमें पता है कि दो पॉजिटिव चार्ज कैसा फोर्स लगाते हैं, पुश करते हैं एक दूसरे को, रिपेल करते हैं ना एक दूसरे को। तो इसीलिए यहाँ पे ये फोर्स का डायरेक्शन तो हमको पहले से पता है ना, उस बेसिस पे ये R21 के डायरेक्शन से मैच करता है। कुछ आई बात समझ में? ओके। आया ना? हाँ हाँ। R21 के डायरेक्शन से मैच करता है, तो इसको एज अ डायरेक्शन वेक्टर हम यूज यस कर सर। सकते हैं। क्योंकि हम फोर्स का डायरेक्शन कैसे बताएंगे, वहां पे ये तो नहीं लिखते फिरेंगे ना, इधर है उधर है उससे दूर जा रहा है पास आ रहा है, ऐसा कुछ तो नहीं बताएंगे। कोई फिक्स डायरेक्शन बताना पड़ता है किसी दूसरी चीज से रिलेट करके।
आई बात समझ में? जैसे कि अगर हम यहाँ पे सर यहाँ ये पे एक चार्ज, प्रियांशु देखो ना कितना डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है। प्रियांशु क्या हो गया? सर वो इंटरनेट कनेक्शन दिक्कत कर रहा था। इंटरनेट कनेक्शन दिक्कत कर रहा था तो बोल क्यों रहे थे? तो क्या क्या बहस हो रही? सर वो ट्रिपल प्रॉब्लम फाइंडिंग करी थी, उस वजह से माइक ऑन हो गया। अच्छा चलो देखो, अब तो ठीक है ना? आ जाओ सब। और किसी कुछ तो नहीं प्रॉब्लम है? ये समझ में आया कि ये क्यों लिया गया, है ना? निकालेंगे कैसे वो सबको पता है। यूनिट वेक्टर होता क्या है? वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, है ना? यानी कि वेक्टर, पूरा वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है पूरा पूरा, उसका खुद के ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना, यूनिट वेक्टर बना देता है, मतलब निकल आता है। आया समझ में? और ये 2 1 था तो यहाँ भी ये 2 1 होगा, यहाँ भी ये 2 1 होगा। उसके अलावा R21 वेक्टर है क्या? ये है R2 माइनस R1। और क्यों इसको ऐसे कर रहे हैं, सीधे यही नाम देके क्यों नहीं काम चला लिया? बात यह है कि हमारे पास स्केल पड़े नहीं है ना कि हम उठा के ऐसे करके नाप लें हर जगह। ऐसी पॉसिबिलिटी हर जगह होती नहीं है। हम बस अपनी जगह से खड़े रह के किसी चीज को देख सकते हैं कि कितना दूर है और कहाँ पे है। तो हम इसीलिए अपने पोजीशन वेक्टर्स के फॉर्म में उसको दिखाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। आई बात समझ में? वहां जाके कोई हम उसको निकाल नहीं सकते हैं, हमको अपनी जगह पे रह के सब कुछ करना हो। इसीलिए ये चीज आती है, R2 माइनस R1 आ जाता है इसका, और ये R21 ही रहेगा क्योंकि मैग्नीट्यूड है ना, सिर्फ इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं। आई बात समझ में? यानी कि हमें सब पता है क्योंकि पोजीशन वेक्टर्स पता है, ठीक है? गैप उनके बीच का हम उस तरीके से निकाल सकते हैं, डायरेक्शन मतलब सब्ट्रैक्शन करके, वेक्टर सब्ट्रैक्शन करके। तो हमें पता है सारी चीजें, इसका मतलब ये वाली चीज भी नोन चीज है, कोई अननोन चीज नहीं है। आ गया समझ में? बिल्कुल सिमिलरली इसका ऑपोजिट हो जाएगा क्या, कि अगर हम Q1 पे फोर्स निकालें ड्यू टू Q2 की वजह से हम Q1 पे फोर्स निकाल रहे हैं, तो क्या होगा? हम वेक्टर इस तरफ लेंगे, क्योंकि खुद बताओ Q1 पे फोर्स लगाएगा कौन? Q2। लेकिन Q2 कैसे लगाएगा इतनी दूर से फोर्स? एक फील्ड भेज के। तो फील्ड का ट्रैवलिंग यहां से यहां हुआ ना, तो उसका पोजीशन, उसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है फील्ड का, वो क्या हो जाएगा? अगर यहां तक ट्रैवलिंग हुई और यहां से स्टार्ट हुई थी, तो ये फाइनल पॉइंट और ये इनिशियल पॉइंट, और ये फाइनल पॉइंट किसका वेक्टर हेड है? R1 का, इसीलिए R1। और ये इनिशियल पॉइंट किसका वेक्टर हेड है? R2 का, इसीलिए माइनस R2। फाइनल माइनस इनिशियल, सेम कॉन्सेप्ट। तो इसीलिए R2, जब हम R12 वेक्टर निकालेंगे तो वो हो जाएगा R1 माइनस R2। आई बात समझ में? डिस्टेंस ऑफ वन, डिस्टेंस ऑफ वन फ्रॉम टू, या पोजीशन ऑफ वन फ्रॉम टू, इस तरीके से इसको रीड करते हैं, समझते हैं। क्लियर? नोटेशन इस तरीके से लिया गया है। तो उसमें बस इतना ही चेंज आएगा कि वो फोर्स भी आना यही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12 स्क्वायर। इस बार हो जाएगा, उस बार 21 स्क्वायर था, लेकिन हमने बताया है कि R12 और R21 इक्वल हैं जब तक हम वेक्टर फॉर्म में ना देखें। ऑपोजिट हैं, एग्जैक्टली ऑपोजिट हैं, लेकिन वैल्यू तो इक्वल है दोनों की, ठीक है? इसलिए R12 स्क्वायर, और यहाँ पे R12 कैप। तो इस वाले फोर्स का डायरेक्शन हो गया ये R12 कैप, ना कि R21 कैप, क्योंकि देख सकते हो Q2 Q1 को पुश करेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, पुश करेंगे ही, यानी कि रिपेल करेंगे एक दूसरे को। और R12 का डायरेक्शन भी इधर ही आ रहा है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो R12 को हम एज अ डायरेक्शन वेक्टर यूज कर सकते हैं फोर्स का डायरेक्शन डिफाइन करने के लिए। आया समझ में सबको? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? एक चीज हम बताना भूल गए थे, आज का तो लेक्चर चलो उस पर अपलोड होगा, लेकिन आगे के लेक्चर तो अपलोड नहीं होंगे। तो तुम लोग एक नोटबुक और पेन जरूर लेके बैठना, अगर नहीं बैठे हो तो, ठीक है? कुछ चीजें इंपॉर्टेंट तुम लोग को लगती हैं तो वो नोट भी करते जाना साथ में, जरूरी है, ठीक है? सर मुझे एक चीज बोलनी है, मैंने आपका यूट्यूब चैनल देखा था तो उसमें आपने सर आप खुद ऐसे पढ़ा रहे थे तो वो ज्यादा बेनिफिशियल था। ये बुक तो सर हमारे पास भी है और ये एनसीईआरटी बहुत कंफ्यूजिंग है, मतलब देखने का मन ही नहीं करता कि पढ़े इंसान, इतनी बुरी तरीके से डिजाइन करी हुई है। तो आप अपने नोट्स बता सकते हो, आप उसी पे पढ़ाया करिए ना, ब्लैंक पेज पे। ब्लैंक पेज पे
मतलब इससे हाँ, तुमको मतलब ऐसे ब्लैंक हाँ स्लाइड पे, या तो फिर आप जैसे भी पढ़ा रहे हो, लैपटॉप में पढ़ाओ या फिर आप नोटबुक पे पढ़ाओ, बट ऐसे सर ऐसे वो होता है ना कि आप लिखोगे तो ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। ये बुक तो सर हमारे पास भी है, अब क्या ही करे, वो इतनी अच्छे से नहीं है डिजाइन, मन सुनो ही नहीं करता देखने का। सुनो तो हम जानबूझ यस। के बुक पे पढ़ाते हैं। तुम चाहे एनसीईआरटी से पढ़ो चाहे किसी दूसरी बुक से, क्योंकि एक बात बताएं, अभी तक तो ठीक है कि तुम टीचर पे डिपेंडेंट हो, आगे नहीं होना है और नहीं हो सकते हैं। क्यों? अभी तुमने कोचिंग फाइंड कर ली ना, ट्यूशन फाइंड कर ली। तुम अभी ग्रेजुएशन लेवल पे जाओ, ट्यूशन नहीं मिलेगी तुमको। दो ही चीजें होंगी, एक तीन चीजें होंगी। एक तो तुम्हारे कॉलेज के प्रोफेसर होंगे, दूसरा तुम्हारे पास बुक्स होंगी, तीसरा तुम्हारे फ्रेंड्स होंगे। हाँ, एक चीज और है, इंटरनेट। बस। और इंटरनेट पे टीचर नहीं मिलेंगे, इंटरनेट पे तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, नॉलेज मिलेगी, मटेरियल मिलेगा, इन्फॉर्मेशन मिलेगी। डायरेक्ट टीचर नहीं मिलेंगे कि तुमको वन टू वन पढ़ा पाए या समझा पाए। यूट्यूब वीडियोस मिलेंगे बस। तो एक बात समझ में आ रही है, अल्टीमेटली तुम अगर बुक पे डिपेंडेंट हो जाओ तो ज्यादा अच्छा है। ये ऐसा डिपेंडेंस है जो तुमको कभी निराश नहीं करेगा। टीचर पे डिपेंड मत हो, मेरे ऊपर भी नहीं। चाहे हम कितना भी सही हो, सही पढ़ाते हो, सही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक। बुक पे डिपेंडेंट होना ज्यादा अच्छा है। अब जरूरी नहीं है हम एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं, बुक से क्यों पढ़ा रहे हैं तुम्हें पता है? ताकि तुम लोगों को ये ना लगे कि बुक से अलग ही, मतलब हम कुछ अपना अलग ही बता रहे हैं और बुक कहीं और ही जा रही है। हम यही तो दिखा रहे हैं तुमको कि एनसीईआरटी कंफ्यूजिंग लगती है ना आज तक, लेकिन वही चीजें दी हैं एनसीईआरटी में जो कि रिलेटेबल हैं, जो हम बताएंगे वो चीजें दी हैं उसमें। हाँ, ज्यादा हेडिंग्स नहीं बनाई गई, ज्यादा पॉइंट्स नहीं बनाए गए, दूसरी बुक में बनाए गए। इसीलिए हम कहते हैं तुम लोग इससे मत पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग अपने रेफरेंस बुक जो भी है ना, जो जो भी टाइप के रेफरेंस बुक प्रेफर करते हो, उससे पढ़ो, उसमें थोड़ा सा थियोरेटिकली दिया होगा। सिर्फ मेरे बताने के बाद और मेरे पढ़ाने के बाद और मेरे नोट्स देने के बाद उस पर डिपेंड मत हो। तुम लोग अल्टीमेटली बुक से पढ़ो, किसी भी बुक से पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बुक से पढ़ो। आई बात समझ में अलीना? यस सर। हाँ, बुक सही डिपेंडेंट है, डिपेंडेंसी है। बुक से मटेरियल गायब भी नहीं होगा। कहीं हमने बीच में कुछ नोट गायब कर दिए तो, नहीं दिए तुम लोगों को नोट्स तो फिर क्या? उन चीजों का तुमको कभी समझ में नहीं आएगा या प्रॉब्लम होती रह जाएगी। बुक तो तुम्हारे पास अल्टीमेटली हर टाइम है ना। अगर हमने सारे टॉपिक एक्सप्लेन किए हैं, तुम बुक से देखो, तुम्हें डबल नॉलेज मिलेगी ना, एक तरह से देखा जाए तो। बुक से जब देखोगी तो ये भी तो दिखेगा कि हम जो बता रहे थे और बुक जो बता रही है वो अलग क्यों है। अभी तक लगता है टीचर जो बता रहे हैं वो सही है, बुक जो बता रही है वो पता नहीं क्या क्या बताते रहते हैं। ऐसा नहीं है, बुक सही बता रही होती। कभी कभी होता है छोटा मोटा कुछ ऐसा मिसप्रिंट हो या फिर कुछ ऐसे कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, बुक में कभी कभी होती है, हर जगह नहीं होती। पूरी बुक कोई खराब नहीं है। ठीक है? तो बुक पे डिपेंडेंट हो, बुक्स बुक्स पढ़ो, ये वाली पढ़ो या कोई भी पढ़ो, उससे नहीं मतलब है, लेकिन बुक से पढ़ो। हम भी जब पढ़ाते हैं तो रिवाइज करने के लिए मेरे वीडियो मत देखो, मेरा वो नोट्स वाला वो मत देखो, बुक देखो उठा के सीधा सीधा। इसीलिए हम रिलेट करते हैं कि ताकि तुम लोग आगे की चीजें भी खुद अपने आप आराम से पढ़ पाओ। सेल्फ डिपेंडेंट होना ज्यादा अच्छा है किसी भी बेस्ट से बेस्ट टीचर या फिर प्लेटफॉर्म पे डिपेंड होने से। ठीक है? और आगे तुम लोगों को होना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं होगा। अभी ऑप्शन है कि तुम लोग टीचर ढूंढ सकते हो, आगे मिलते ही नहीं। क्योंकि जो भी तुम लोग ग्रेजुएशन करने जाओगे उसमें सब्जेक्ट्स बहुत सारे होंगे, मोटी मोटी बुक्स होंगी, सिर्फ खुद ही पढ़ना होगा। और प्रोफेसर्स भी उतना ज्यादा कुछ अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, कुछ ही अच्छा पढ़ाते हैं। चाहे कितने भी अच्छे कॉलेज में चले जाओ या कितने भी खराब कॉलेज में चले जाओ, खुद ही पढ़ना होता है। और बुक्स होती हैं हाथ में या इंटरनेट होता है, समझो बैठ के, बुक की लैंग्वेज समझो। जितना बुक को समझोगी उतना ज्यादा और बुक्स भी समझ में आएंगी। ठीक है? किसी भी बुक को कोई फर्क नहीं पड़ता। चलते हैं आगे। ठीक है? थोड़ा नोट कर लिया करो, इसीलिए कह रहे हैं थोड़ा थोड़ा नोट कर लिया करो। और जो हम लिख रहे हैं, चाहे हम ब्लैंक पेज पे भी लिखेंगे तो बात तो यही आएगी ना, जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं। इससे ज्यादा अलग तो होगा नहीं। कितना डिफर कर जाएगा वो ब्लैंक पेज पे भी लिखेंगे तो। हम्म। अलीना ठीक है? यस सर। कह रहे हैं ठीक है, ब्लैंक पेज पे भी लिखेंगे तो ज्यादा अलग नहीं होगा। बात तो यही आएगी ना, लिख तो यहाँ भी रहे हैं। तुम पीछे का बैकग्राउंड कम देखो नहीं, तो। जैसे वो अरे नहीं, वो आपने अब यूट्यूब पे डाली है एक वीडियो हेलो। 10th स्टैंडर्ड की वो हमें रियल पता है। नंबर्स नंबर सिस्टम, हाँ, तो वो उसमें सही पता है। लग रहे थे इसलिए। उस पे मत जाओ, वो बच्चों के लिए है। 10th का है ना। तुम लोग नहीं हो, तुम लोग अभी बच्चे की बात थी सर, वो क्या मतलब हो रहा था कि हाँ ये सर ने पढ़ाया, समझ में आ गया, ये तो क्या ये बुक ना सर पीछे क्या, ये जो थ्योरी होती है ना, मोस्टली बुकिश लैंग्वेज बहुत ज्यादा वो हाई लेवल की हो जाती है। ऐसा नहीं कि इंग्लिश नहीं आती, आती है, वो बात नहीं है, बट मन नहीं करता ना, ऐसे अच्छा होना भी तो चाहिए कि क्या, हाँ पढ़ने का मन करे। अच्छा ग्रेजुएशन में क्या होगा वहां पे? कौन ग्रेजुएशन सी मुझे करनी ही नहीं है, मुझे एमबीबीएस करना है। एमबी
बेवकूफ इंसान, एमबीबीएस भी ग्रेजुएशन ही है। वो हाँ भी सारे अंडर कोर्सेज। ग्रेजुएट। हाँ हाँ तो पर मुझे ऐसे मतलब उसमें मैंने ट्यूटर देख के रखा है पहले से, अर्बन प्रो पे एक वेबसाइट है। तो वो अलग से तुमको पूरा मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का वो करते चले जाएंगे। लेकिन अच्छा देखना कुछ तो देखा है मैंने। हम बता रहे हैं प्रॉब्लम आएगी तुमको, क्योंकि कह रहे हैं ना। तुम अभी अभी सर्च कर देखो, अभी डाल के देखो उस पे इंटरनेट पे कि हमें ट्यूटर चाहिए इन चीजों के लिए, और देखना मिलेंगे भी तो कैसे मिलेंगे। सीरियसली हम बता रहे हैं, ग्रेजुएशन लेवल पे मतलब बी टेक या नीट के जो चीजें होती हैं, डॉक्टर बनने वाली चीजें होती हैं, इन सब लेवल पे जाके टीचर पर्सनली या वैसे करके पढ़ाना मतलब लगभग लगभग खत्म कर देते हैं। वो वाले सब्जेक्ट के कहाँ टीचर्स है, कहाँ कोचिंग्स हैं? सर्च करके देखो तुम पहले। देखो प्रिपरेशन के लिए कोचिंग है, 12th तक के सारे सब्जेक्ट्स के लिए कोचिंग है, लेकिन जरा चेक करके बताना बीटेक के सब सब्जेक्ट के लिए कोचिंग है क्या? चेक करके बताना। गेट की कोचिंग है, वो भी प्रिपरेशन की कोचिंग है, यानी कि अलग से सब्जेक्ट पढ़ने के लिए नहीं है। समझ में आ रही है बात? नहीं है कोचिंग, नहीं होती है, जल्दी नहीं मिलेगी तुमको, तुमको खुद ही पढ़ना पड़ेगा। वहां सारी प्रॉब्लम तुम्हारी तुम्हारी है। अब तुम कॉलेज के टीचर के पीछे लगे रहो वो अलग बात है, या फिर अपने फ्रेंड से सीखो, समझो, या बुक पढ़ो। अल्टीमेटली बुक बेस्ट ऑप्शन है। अभी नहीं आ रही है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नहीं है कि हमेशा से आनी चाहिए, लेकिन ट्राई करो कि जो भी बुक प्रेफर कर रही हो कम से कम वो तो आए। ठीक है एनसीईआरटी बेकार है मान लिया, बाकी दूसरी तो पढ़ो, जो भी तुम्हारे पास है उसी से पढ़ो। सिर्फ क्वेश्चन लगाने के लिए बुक मत उठाओ, पढ़ो भी उससे। हम बता देते हैं, हमने ये सारी चीजें समझा दी, उससे उसमें से भी जाके थोड़ा बहुत पढ़ो। चलो ठीक है, टर्म 1 में मत पढ़ना, टर्म 2 से तो पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? यस सर। या यस फिर अगर सर। तुम लोग चाहो तो ये वाले वीडियो भी हम सारे ही वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे फिर, और क्या बताएं। ठीक है, वही भेज देंगे वैसे करके, क्योंकि और तो कुछ सर कर नहीं सकते रिकॉर्ड अभी। कर लेना क्योंकि अभी टर्म 1 के लिए हमारे पास इतना टाइम है टाइम नहीं, नहीं एक है, हमें महीने में पता हमें है, करना वो है। हमें पता है तो इसीलिए। हाँ इसीलिए तो हम धीरे धीरे तो नहीं कर सकते। अभी हमारा ऐसा हो जाएगा कि हमारी जब मर्जी पड़े हम आपका लेक्चर सुन ले या फिर कहीं ठीक जा है, रहे हो तो करते। ठीक है, लेकिन वो देखेंगे यूट्यूब पे नहीं अपलोड करेंगे तो वो जैसे मतलब देखेंगे, या यूट्यूब पे अपलोड करेंगे तो सिर्फ कुछ ऐसे प्राइवेट कर देंगे और सिर्फ तुम लोगों को लिंक दे देंगे, ऐसा कुछ कर देंगे। क्योंकि ऐसे तो फिर जो लोग कोर्स ज्वाइन नहीं कर रहे हैं उनको तो पूरा मिलता रहेगा आराम से। मतलब जिन्होंने नहीं नहीं आप किया है अभी। ग्रुप पे डाल दीजिए, बस ग्रुप पे डाल दीजिए नहीं नहीं नहीं, नॉर्मल जो वीडियो। लोग भी, हमने वो वाले पे पहले वाले की वीडियो डाली ना, डेमो 1 का वीडियो डाला, अभी डेमो 2 का जी। हम उसमें मान लो डाल देंगे वो वाले ग्रुप पे, या नहीं डालेंगे तो 1 का तो डाल दिया ना। चैनल के बारे में तो पता हाँ चल गया। हाँ। चैनल पे पहुंच के लोग तो आगे वाला देखते, अगर उनको पता चल गया कि ये तो चलता जाएगा तो फिर सही है। तुम लोगों ने कोर्स ज्वाइन किया, उन लोगों ने नहीं किया, और सेम बात हो जाएगी। बस खाली इतना हम्म, होगा कि तुम लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हो, वो नहीं पूछ सकते हैं, बस। वो तो सारे उनके लिए हम वो कर देंगे, उसकी टेंशन तुम मत लो। वो हम प्राइवेट करके तुम लोगों को भेज देंगे लिंक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हेलो फिलहाल कर देंगे। हाँ सर, तुषार का एक डाउट था। बताओ। सर ये जो Q1 Q2 चार्ज है, ये हाँ ग्रेटर देन जीरो, और ये Q1 Q2 चार्ज लेस देन जीरो, ये क्या है, ये पूछ रहा है तुषार। अभी आगे नहीं बताया ना, अभी वहीं पे हैं, ऊपर ही हैं। ठीक है, बता रहे हैं। हम बता रहे हैं अभी। और कुछ तो नहीं है अलीना, क्लियर हो गया तुम्हारा? कि टर्म 1 के लिए ठीक है, और टर्म 2 के लिए तुम्हारे पास जो बुक हो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन तुम बुक भी पढ़ना है। हम पढ़ा देंगे, फिर बुक से उस चीज को देखना है। ठीक है, इससे दोनों ये तरफ सब। क्लैरिटी मिलती जाएगी, इससे तुम्हारे पास क्वेश्चंस भी आएंगे ना कि सर आपने तो ये बताया था बुक में ये लिखा हुआ है। सही रहेगा, समझ रहे हो? हम भी गलत पढ़ा रहे हैं कि सही पढ़ा रहे हैं वो भी पता चलता रहेगा। हर तरह से बेनिफिशियल है। ये थोड़ी ना कि हम पे हवा में ट्रस्ट किया पड़ा है कि सब आता है, नहीं आता है, गलत हो सकते हैं हम कहीं भी। ठीक है, मतलब इतना भी कम ये ट्रस्ट नहीं सब। करना, पढ़ लेना लेकिन बुक भी पढ़ा करो, ऐसा मतलब। सर ये हर एक चैप्टर का कितना बोला था, मिनिमम कितने डेज में कंप्लीट हो 4 दिन, जाएगा? 4 दिन, 4 days। ठीक, हर चैप्टर 4 दिन में हो ही जाएगा। और अप्रोक्सीमेटली सर हाँ। सीबीएसई से ही है सब लोग शायद, है ना? तो ये आप नहीं पता हमें मुझे। डिलीटेड पोर्शन मत कराना क्योंकि अभी टाइम नहीं है। रिलेटेड पोर्शन एक ही चीज है, एक ही चैप्टर तो नहीं आ रहा है लास्ट वाला, बाकी तो सब आ ही रहा है। डिलीटेड टॉपिक्स भी तो है बीच बीच के चैप्टर्स में। वो तुम लोग बता देना, हमें नहीं मालूम है, क्योंकि हम जो और लोगों को पढ़ा रहे हैं उनको तो पूरा पूरा पढ़ा रहे हैं। और तुम लोग बता देना कोई भी जो फिलहाल डिलीटेड है। टर्म 1 का तो हम सब बता देंगे कि आपको क्या क्या मतलब ठीक डिलीटेड है। है। बाकी टर्म 2 में तो अगर कोई ज्वाइन करेगा, अगर हम लोग करते हैं तो हम लोग हम्म, पूरा ही पढ़ना चाहेंगे। हाँ सीधी बात है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। टर्म 1 का बता देना, मतलब वही है इसमें। तुम लोग बस बताते जाना, हम पढ़ाएंगे, तुम लोग बता देना ये नहीं आ रहा तो हम देखेंगे तो छोड़ देंगे, या फिर उसको अगर जरूरी होगा दूसरी चीज पढ़ाने के लिए तभी पढ़ाएंगे, या फिर थोड़ा बहुत बता देंगे, ठीक है, या फिर छोड़ देंगे। तुम लोग बस बता देना कि ये नहीं आ रहा, देख लो तुम लोग, बता देना हमको। ठीक,
अभी हम आगे चलें? यस सर, कंटिन्यू। ठीक है, इसको देखो, ये तो दिख गया कि ये वाला फोर्स भी सेम ही आएगा। देखो वैल्यू वही आई ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12 स्क्वायर, बस यहाँ पे था R21 स्क्वायर। लेकिन हमने बोला ना दोनों में मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसीलिए ये चीज सेम आई है। और फोर्स तो इक्वल ऑपोजिट लगाएंगे ना दोनों, कॉमन सी बात है। दूसरी बात, ये R21 कैप करके आया है क्योंकि इसकी डायरेक्शन यहाँ से इस तरफ है, इस तरफ है, दोनों की डायरेक्शन सेम, तो इसीलिए फोर्स का जो डायरेक्शन है F12 का वो R12 की डायरेक्शन में है। ठीक है, इसीलिए R12 कैप यूज हुआ है। लेकिन अगर इसको रिलेट करें, क्योंकि R12 कैप और R21 कैप, सॉरी कैप कह रहे हैं, वेक्टर, ये दोनों आपस में ऑपोजिट हैं, तो एक में नेगेटिव लगा के हम दिखा सकते हैं। मतलब वन इज नेगेटिव टू अदर, ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि एक वेक्टर ये है तो इसका नेगेटिव वेक्टर इसके जस्ट ऑपोजिट बनेगा और इतना ही साइज का बनेगा, यानी कि ये अगर ए है तो ये माइनस ए होगा। आई बात समझ में? या फिर इसका नाम अगर हम बी भी दे दें तो फिर बी इज इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही यहाँ पे भी है, ये दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन एग्जैक्टली ऑपोजिट है, यानी कि 180 डिग्री का रिलेशन है, इसीलिए दूसरे का माइनस। तो जब ये दोनों आपस में माइनस हैं तो इनका हम कैप निकालेंगे, R12 कैप, R21 कैप, तो ये दोनों भी वेक्टर हैं, आपस में माइनस में ही होंगे रिलेशन में। और अगर हम इनको रिप्लेस करने की कोशिश करें, यानी कि यहां से हम R21 कैप रखने की कोशिश करें R12 कैप की जगह पे, तो हमको माइनस में R21 कैप रखना पड़ेगा। कुछ आ रहा है समझ में? यहाँ पे बाकी वैल्यू तो सेम है, ये सारी वैल्यू सेम है, लेकिन इस वैल्यू को अगर हम चेंज करके रखना चाहें R21 कैप, तो इसको माइनस में रखना पड़ेगा, क्योंकि R12 कैप R21 कैप नेगेटिव रिलेशन में, ऑपोजिट वेक्टर्स है ना, इस वजह से रख दिया। तो अगर हमने रख दिया यहाँ, इसको 21 कैप कर दिया, माइनस लगा दिया, तो माइनस अगर हम बाहर ले लें, यहां से हटा दें, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू F21 हो जाएगी। तो इसीलिए हम कह सकते हैं F12 वेक्टर भी F21 वेक्टर का नेगेटिव है, या F21 वेक्टर F12 का नेगेटिव है, यानी कि एक दूसरे का एग्जैक्टली ऑपोजिट है, 180 डिग्री फ्लिप्ड है। आई बात समझ में? तो यहां से हम फिर वही लॉ कह सकते हैं, प्रूव हो गया है इससे, कि दो चार्जेस एक दूसरे पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाते हैं, मैग्नीट्यूड देखो सेम है लेकिन फोर्स का साइन एक का अलग है, एक का दूसरा, यानी कि एक का प्लस एक का माइनस है, इसका मतलब है दोनों फ्लिप्ड हैं, एक ऐसे है तो दूसरा ऐसे होगा। क्लियर हो गया? ठीक है, इक्वल ऑपोजिट फोर्स हो गया। लेकिन इस केस में ये रिपल्सिव था। अगर सिनेरियो बदल दें तो ये एक्शन रिएक्शन को भी फॉलो कर रहा है, लिखा है ना, न्यूटन्स थर्ड लॉ को भी फॉलो कर रहा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक, तो अगर हम अब कुछ केसेस लेके देखें कि दोनों पॉजिटिव चार्ज लिए थे तो क्या हुआ था। ठीक, कितने हो सकते हैं, एक दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, सॉरी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकता है, और दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, यही चीज हो सकती है बस, और तो कुछ हो नहीं सकता, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, या फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो जब दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों इक्वल ऑपोजिट ऐसे वाले फोर्स लगाएंगे, दोनों नेगेटिव है तब भी, क्योंकि सेम चार्जेस या लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, इसीलिए इस केस में भी यही होगा। लेकिन जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, सही बात है, तब लगेगा अट्रैक्शन फोर्स। तो ये कैसे डिसाइड होगा और फोर्स में इसकी वैल्यू कैसे नजर आएगी हमको, वो यहाँ पे दिया गया है। ठीक, ये सिनेरियो है जिसका हम लोगों ने कैलकुलेशन किया है, यानी कि दोनों सेम चार्जेस हैं, आइदर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव। तो देखो रिपल्सिव फोर्स है दोनों का, दोनों एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। लेकिन इस केस में देखो जरा, इस केस में एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज नेगेटिव है। अब कोई भी पॉजिटिव कोई भी नेगेटिव कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन लगाएंगे तो अट्रैक्शन ही ना, अगर ये पॉजिटिव है तो इस नेगेटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा, और ये नेगेटिव है तो ये इस पॉजिटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा। पलट देते हैं, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। अल्टीमेटली यही फोर्सेस आएंगे अगर कोई भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हुआ। अब ये क्या लिखा हुआ है, सिंपल सी चीज है, दो नंबर हैं एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अगर दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कैसा नंबर आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, बताओ। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव सर नंबर का पॉजिटिव। मल्टीप्लाई
पॉजिटिव कहाँ से आ जाएगा? 5 सर इंटू माइनस पॉजिटिव 3 करो, पॉजिटिव सर तो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा ना, तो नेगेटिव आएगा। आई बात समझ में? तो यही चीज लिखी हुई है। और नेगेटिव को हम क्या लिख सकते हैं? लेस देन जीरो। तो इसीलिए प्रोडक्ट ऑफ Q1 Q2 व्हेन लेस देन जीरो मींस ऑपोजिट चार्जेस, अनलाइक चार्जेस। आई बात समझ में? Q1 और Q2 चार्जेस के वैल्यू थे, अगर पॉजिटिव नेगेटिव होंगे तो मल्टीप्लाई तो लेस देन जीरो आएगा ना, यानी कि नेगेटिव आएगा। और अगर Q1 Q2 सेम चार्जेस होते, लाइक चार्जेस होते, या आइदर पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, तो दो नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन भी पॉजिटिव आता है, दो पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेशन भी पॉजिटिव आता है। तो इसीलिए ये लाइक चार्जेस की कंडीशन है। प्रोडक्ट जो है, मल्टीप्लिकेशन जो है वो ग्रेटर देन जीरो, मतलब कि पॉजिटिव आया है। आई बात समझ में? पॉजिटिव। सर अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि Q1 Q2 इज इक्वल्स टू 0 तो फिर कौन से स्टेप के चार्जेस होंगे? तब किसी टाइप के चार्जेस नहीं होंगे, तो फोर्स भी नहीं होगा ना, क्योंकि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। If both are zero, then no force will exist between them. कोई भी दो मास उठा लो, नहीं उन पे नहीं, चार्ज नहीं है। हाँ, तो नेचर ऑफ चार्ज मतलब न्यूट्रल। बात ये कि चार्ज है ही नहीं। न्यूट्रल क्या? चार्ज ही नहीं है ना फिलहाल, चार्ज्ड नहीं है बॉडी, उसके ऊपर चार्ज है लेकिन बैलेंस्ड है, तो फिर चार्ज नहीं है। यहाँ पे जो हम जिन चार्जेस की बात कर रहे हैं ना, ये अनबैलेंस की बात हो रही है, क्योंकि ऐसे तो नॉर्मली हर एटम चार्ज हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं होता, क्योंकि उसमें चार्ज का एक बैलेंस होता है, लेकिन डिसबैलेंस होने से वो इसके जैसा चार्ज बन जाएगा। आई बात समझ में? यानी कि चार्ज्ड बॉडी अलग चीज है, बॉडी पे चार्ज होना अलग बात है। यानी कि बॉडी पे चार्ज है तो हो सकता है वो बैलेंस भी हो, जैसे कि हर एटम के पास चार्ज होता है, प्रोटॉन के पास और इलेक्ट्रॉन्स के पास होता है, लेकिन वो बैलेंस होता है। लेकिन इनमें से कोई भी एक कम ज्यादा हो गया तो अनबैलेंस हो गया चार्ज, वही नजर आता है ना। कभी हम क्लोरीन को ऐसे लिखते हैं क्या कि 17 प्रोटॉन एंड 17 इलेक्ट्रॉन, या कुछ भी ऐसा लिखते हैं 17 पॉजिटिव 17 नेगेटिव? सारा चार्ज कौन दिखाता है? जो एक्स्ट्रा है हो गया हो वही तो दिखाते हैं। कुछ आई बात समझ में? Mg2+, सिर्फ जो दो प्रोटॉन एक्स्ट्रा हैं, यानी कि वो पेयर्ड नहीं है, उनको दिखाया जाता है। तो यहाँ पे वो एक्स्ट्रा के बेसिस पे बात होगी ना, तभी तो वो चार्ज है, नहीं तो फिर चार्ज कहाँ है? वो नॉर्मली नहीं चार्ज होता है, तो हम सिर्फ ऐसे एटम दिखाते हैं। समझ में आया? उसको तुम न्यूट्रल कह लो या जो भी कह लो, ठीक है? यस सर। पक्का है या कंफ्यूजन रह गई अभी? बता दो फटाफट। नहीं नहीं, सही है सर। वही बात है। आ गया समझ में फोर्स कैसे निकाला जाएगा, क्या होगा? तुम लोग अपनी अपनी बुक्स में पॉइंट्स वगैरह पढ़ सकते हो इसके रिगार्डिंग, जो भी दिए होंगे पढ़ लिया करो। सीरियसली बता रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया करो, बुक से भी आ जाता है समझ में। ऐसा लगेगा कि हाँ बुक भी समझ में आने लगी है। ट्राई तो करना, ठीक है? प्रॉब्लम आती है तो फिर वैसे ही कर लेना जैसे नॉर्मली कर रहे हो, ठीक? लेकिन सिर्फ लेक्चर सुनने से पूरा नहीं आता है, घर में बैठ के थोड़ा सा और उसको स्टडी करोगे ना तो आएगा। देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन है, हम कहेंगे एक एक बार ये क्वेश्चन तुम लोग खुद करके देखना, नहीं आता है फिर हम बताएंगे, ठीक है? एक ओवरव्यू दे रहे हैं हम इन क्वेश्चंस का। इसमें कुछ नहीं किया गया है। एक क्वेश्चन है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, या दो इलेक्ट्रॉन या एक या दोनों प्रोटॉन, इनमें से कुछ होगा, ए और बी ऑप्शंस में इनमें से कुछ होगा, तो इनके बीच का दोनों फोर्सेस को कंपेयर किया गया है। क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों क्या है? मास भी हैं और दोनों चार्ज भी हैं, दोनों के ऊपर चार्ज भी है और दोनों मास भी हैं। इलेक्ट्रॉन का भी मास होता है ना, और प्रोटॉन का भी होता है। तो मास है तो जी m1 m2 के अकॉर्डिंग, ये m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर के अकॉर्डिंग ये ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक दूसरे के ऊपर लगाएंगे। और चार्ज है तो 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर के अकॉर्डिंग भी फोर्स लगाएंगे। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा और ये ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस क्वेश्चन में बस इसको कंपेयर करने की बात की गई है। समझ में आया सबको? इन दोनों को कंपेयर, और किसी भी चीज को कंपेयर करने का मतलब होता है रेशियो निकाल लो, बेटर बेटर ऑप्शन, यानी कि रेशियो निकाल दो, कंपैरिजन मिल जाएगा तुम्हें। जैसे रेशियो आया 2:5, इसका मतलब कि अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स के 5 पीसेस कर दें तो 1 1 1 1 के होंगे, उसके 2 पीसेस के इक्वल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। मतलब रेशियो में हमेशा हम लोगों को मिल जाता है जो भी मिलना है, मतलब कि कंपैरिजन मिल जाता है किसी भी दो क्वांटिटीज का। तो इसीलिए फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का बस कंपैरिजन पूछा गया है। सबको आई बात समझ में? किसी कुछ प्रॉब्लम है? आया ना? एक बार इसको करना पहले, ठीक है?
और अपनी जो बुक्स हैं उनमें से भी क्वेश्चंस कर सकते हो। चलो आगे देखते हैं। बाकी इसमें आगे एक्सेलरेशन पूछेंगे तो वो सीधे F इज इक्वल टू एम ए लगा के निकालना है और कुछ नहीं। फोर्स पता होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, एक्सेलरेशन निकालना होगा। मास अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का रखो, प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का रखो। एक्सेलरेशन में इलेक्ट्रॉन का मास रखोगे तो इलेक्ट्रॉन का आएगा, प्रोटॉन का मास रखोगे तो प्रोटॉन का आएगा। बाकी फोर्स तो बराबर ही रहेंगे ना दोनों में, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एक बात करना, प्रॉब्लम आती है तो पूछना, या नहीं करना चाहो तो तुम लोग अपने जो भी क्वेश्चंस करने हैं वो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग की अपनी फ्रीडम है। क्योंकि फिलहाल टाइम कम है तो तुम लोग जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। चलो ये भी कुछ क्वेश्चन है, अगर चाहो तो एनसीईआरटी से करना तो कर लेना, नहीं तो हम लोग फिलहाल आगे बढ़ते हैं। जो करेगा तो पूछ सकता है, हम बता देंगे। ठीक है, चलते हैं। अब जब दो चार्जेस के बीच में फोर्स, कोई कुछ बोलना चाहता है? माइक ऑन हुआ तो हमें लगा। चलो, अब जब दो चार्जेस के बीच में फोर्स निकाल सकते हैं तो कई सारे चार्जेस के बीच में भी तो निकाल सकते हैं ना। यानी कि एक ये Q1 चार्ज ले लिया हमने, इस पे ये Q2 भी फोर्स लगा रहा है, Q3 भी फोर्स लगा रहा है, दोनों लगा रहा है। अब Q1 किस तरफ, Q2 किस तरफ लगाएगा? अपने अलोंग पुशिंग फोर्स, यानी कि क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं बाय डिफॉल्ट तो इसीलिए पुश करेंगे यानी कि रिपेल करेंगे। Q3 भी रिपेल ही करेगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट सब पॉजिटिव है, इसीलिए पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल। तो दोनों के फोर्सेस क्या आ गए? एक इधर आ गया और एक इधर आ गया, दो फोर्सेस आ गए, एक फोर्स नहीं रहा। फिर यहां काम आएगा वेक्टर, क्योंकि कोई भी बॉडी है उस पे एक फोर्स ऐसे लग रहा है और एक फोर्स ऐसे लग रहा है, तो अल्टीमेटली किस तरफ फोर्स लगा है कैसे बताएंगे, या किस तरफ वो बॉडी जाएगी ये कैसे बताएंगे? वो ऐसे बताएंगे, लेकिन ऐसे कैसे? पैरेललोग्राम लॉ से, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस एक ही जगह पे इनिशिएट किए गए हैं। तो हम पैरेललोग्राम बनाएंगे, जो भी रिजल्टेंट आएगा पैरेललोग्राम के थ्रू वही हो जाएगा। पैरेललोग्राम का डायगोनल ही रिजल्टेंट होता है, ये हो जाएगा कंप्लीट फोर्स, कंप्लीट फोर्स ऑन Q1, तो इसीलिए F1 लिख देंगे इसको। आई बात समझ में? कंफ्यूजन है किसी को? ये फोर्स है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये फोर्स है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, यानी कि 3 वाला जो लगा रहा है Q1 पे। ठीक है, दोनों फोर्सेस हो गए, लेकिन हमें तो चाहिए अल्टीमेट टोटल फोर्स ना, तो इन दोनों का वेक्टर एडिशन कर देंगे, यानी कि F1 फोर्स ऑन 1 इज इक्वल टू फोर्स ऑन 1, आवाज आ रही सबको? सर आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो, अब आवाज आ रही है? सर मुझे आ रही है। ठीक है, सर अब आ रही है। हाँ ठीक है, क्योंकि हमें लगा शायद डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है चलो, तो कह रहे हैं क्योंकि लाइट चली गई थी तो वाईफाई की थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, मोबाइल के नेट से कनेक्ट हुआ। देखो, तो रिजल्टेंट फोर्स कैसे आएगा, कभी किसी भी वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे आता है? सारे वेक्टर्स को ऐड करके, वेक्टर सम करके। ठीक है, नॉर्मल सम नहीं, मतलब वैल्यू जैसे ऐड नहीं कर सकते हम उसको, वेक्टर सम करना पड़ता है। तो F12 प्लस F21 वेक्टर, सॉरी प्लस F12 F13, क्योंकि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 एंड फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, दोनों को ऐड कर देंगे हम। ठीक है, वेक्टर एडिशन, और आ जाएगा। ये तो हुआ कि थियोरेटिकली कैसे ऐड करेंगे, ये हुआ कि हम प्रैक्टिकली उसको कैसे देखेंगे कि किस तरफ फोर्स आएगा। तो पैरेललोग्राम बना लो, दिख जाएगा हमको। ये पैरेललोग्राम हमने तैयार कर लिया, ये आया वेक्टर, तो ये हो गया हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। समझ में आई बात? एक फोर्स है तो सीधे वही हो जाएगा, कई सारे फोर्सेस हैं तो हमको उसका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। और रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? पैरेललोग्राम से जनरली। ठीक है, वही सबको ऐड करना पड़ेगा ना उस बेसिस पे। तो यहाँ दो से अगर निकाल सकते हैं तो बहुत सारों से भी तो निकाल सकते हैं ना। ये देखो नीचे, यहाँ पे ये Q1 चार्ज है, यहाँ पे रखा हुआ है, इस पे Q3 भी फोर्स लगा रहा है, Q4 भी, Q5 भी, Q4 भी और Q2 भी। ये चारों के चारों इस एक चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, ये अकेला पड़ गया है। देखो, Q3 अपने ही अलोंग डायरेक्शन में इस तरफ फोर्स लगाएगा, ध्यान से देखो। तो F31 है ये, इन्होंने यहाँ पे नोटेशन बदल दिया है, फोर्स ड्यू टू 3 ऑन 1, इसको ऐसे कर दिया है, जबकि इन लोगों को F13 लिखना चाहिए था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फोर्स ड्यू टू 3 ऑन 1 F31, फोर्स ड्यू टू 2 ऑन 1, क्योंकि देखो 2 यहाँ पे है ना, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा। क्लियर? उसके अलावा F5 कहाँ फोर्स लगाएगा? अपनी डायरेक्शन में आगे इस तरफ, यानी कि इस तरफ फोर्स लगाएगा। ठीक, और 4 किस तरफ फोर्स लगाएगा? वो अपनी डायरेक्शन में स्ट्रेट आगे कहीं फोर्स लगाएगा, मतलब कि ये।
चारों फोर्स मिल गए। अब चारों का कुछ डिफरेंट ही डायरेक्शन है। अभी तो यहां से कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इसका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, कॉम्प्लिकेट सा फिगर लग रहा है, लेकिन काफी ज्यादा इजी होता है। सीधी सी बात है, दो का रिजल्टेंट निकालना है तो ऐसे रखो, पैरेललोग्राम बनाओ, रिजल्टेंट आ जाएगा। ठीक, फिर हम इनको नहीं देखेंगे, रिजल्टेंट मिल गया ना, फाइनल रिजल्टेंट हो गया, बस एक ही वेक्टर हो गया। लेकिन अगर कई सारे वेक्टर्स हैं, ठीक है, सबका रिजल्टेंट निकालना है, तो हमको दो दो करके निकालना पड़ता है। यानी कि किसी भी दो को चूज कर लो, जैसे कि हमने इन दो को चूज किया, इनका रिजल्टेंट निकाल लिया। अब जब इसका रिजल्टेंट निकल गया, अब इन दो वेक्टर्स को भूल जाओ। ठीक, ये क्या है, रिजल्टेंट उन दोनों वेक्टर्स का, और ये तीसरा वेक्टर। अब इस रिजल्टेंट के साथ इसका रिजल्टेंट निकालना है हमको। बात आई समझ में? ऐसा कुछ पैरेललोग्राम बनाओ, ये फाइनल रिजल्टेंट आ गया, तो अब ये सब हटा दो, हमारा हो गया ये फाइनल रिजल्टेंट। आई बात समझ में? ऐसे ही हम यहां भी करेंगे। यहाँ पे कोई भी दो वेक्टर चूज कर सकते हो, कोई भी पहले, जैसे कि हम मान लो F31 F51 चूज कर लें, उसका रिजल्टेंट निकाल लें। कैसे निकालेंगे भाई? पैरेललोग्राम लॉ लगाना है, उसी से निकलेगा। पैरेललोग्राम बस सही बनना चाहिए, अगर वो गलत बना तो सब कुछ खराब। ऐसे हुआ, यहाँ कहीं रिजल्टेंट आया, फिर हम इन दोनों को हटा देंगे, रिजल्टेंट मिल गया ना। अब ये तीन वेक्टर बचे, इनका रिजल्टेंट निकालना है। फिर इन तीन में से कोई दो चूज कर सकते हैं, तो इन दो को चूज कर लेते हैं। ठीक, ये रिजल्टेंट आ गया यहाँ पे। फिर इन दोनों वेक्टर को हटा दो, रिजल्टेंट आ गया ना इन दोनों का, हटा दो। अब बचे ये दोनों वेक्टर, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? पैरेललोग्राम बना लो फिर से। तो देखो, उन लोगों ने किसी और तरीके से निकाला, हम लोगों ने किसी और तरीके से, और फिर भी सेम रिजल्टेंट आया। ध्यान से नोटिस करना, हमने जबरदस्ती नहीं बनाया, पैरेललोग्राम सही है। तो अब इसको मिटा दो, फाइनल रिजल्टेंट आ गया ना। यानी कि कौन से दो तुम पहले चूज करते हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम इन दोनों को पहले चूज करके रिजल्टेंट निकाल लेते, फिर उसके रिजल्टेंट का इसके साथ रिजल्टेंट, फिर उसके रिजल्टेंट का इसके साथ रिजल्टेंट, तब भी यही आता, वेक्टर गलत नहीं आता है, अगर तुमने सही से पैरेललोग्राम वगैरह लॉ लगाया है तो। किसी कुछ कंफ्यूजन है ये कैसे आएगा, डायरेक्शन वगैरह या कुछ भी हो तो बता दो, नहीं तो आगे चलते हैं। ठीक है, देखो F12 उसी तरह आ गया, 1/4 Q1 Q2 by R12 square and R12 cap। F13 1/4 Q1 Q3 by R13, क्योंकि 1 और 3 चार्जेस है ना, 3 लगा रहा है 1 पे, तो Q1 Q3 और R13 कैप। ऐसे ही करके जितने आएंगे वो सारे आ जाएंगे, सब का हम ऐड कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे दो का ऐड करके दिखाया गया F12 एंड F13, तो टोटल फोर्स ऑन F1। ठीक है, ये चीज आ जाएगी। क्लियर है, समझ में आया सबको? ये चीज इजीली आ जाएगी। अगर दो का आ सकता है तो बहुत सारे का भी आ सकता है, जैसे कि अभी हमने चार का देखा, ऐसे n का भी आ सकता है। क्या हुआ, कोई गायब हो गया था क्या? सर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था गलती से। कितनी देर से? 2 मिनट बस। अच्छा, छूटा तो नहीं ज्यादा कुछ? वेक्टर जब बता रहे थे तो समझ में आ गया ना? हाँ बट मैं क्वेश्चन पूछने वाली तो उसमें मेरी स्क्रीन पता नहीं क्या हो गया था, तो फिर वो हट ही गया था। क्या क्वेश्चन पूछना है, बताओ जल्दी। सर वो सुपरपोजिशन की जो प्रिंसिपल बताई, मतलब वो जो था कि ऐड करना है हाँ हमने 4 फोर्सेस है समझो, हाँ तो हाँ। अगर 2 फोर्सेस का पहले एक रिजल्टेंट निकाल दिया, फिर बाकी के जो बचे हुए 2 फोर्सेस है उनका रिजल्टेंट निकाल दिया, तो हाँ, जो रिजल्टेंट है उनको हम स्केलर वे से ही ऐड करेंगे ना, या फिर उसके नहीं लिए भी नहीं, हमको वेक्टर? नहीं नहीं, रिजल्टेंट भी तो वेक्टर ही आएगा। दो वेक्टर का सम यानी कि रिजल्टेंट, रिजल्ट वेक्टर ही आएगा। तो फिर उनको रिजल्टेंट मतलब उसको भी वेक्टर से ही ऐड करेंगे, पैरेललोग्राम ही फिर से लगाएंगे। ओके ओके। जितने मतलब तुम कैसे भी कर सकते हो, जैसे देखो, पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो। ठीक, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो। अब इसके जो रिजल्टेंट्स आए उनका आपस में रिजल्टेंट निकाल लो, फाइनल आ जाएगा तुम्हारा। और हो उनके साथ निकाल दो, ऐसा भी कर सकते हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लिया, फिर इस रिजल्टेंट का इसके साथ रिजल्टेंट निकाल लिया, यानी कि दोनों के साथ नहीं, सिर्फ इसके साथ, एक के साथ, फिर इसका जो रिजल्टेंट आया उसका फिर इसके साथ रिजल्टेंट निकाल लिया। अल्टीमेट रिजल्टेंट एक आ जाएगा जब सारे वेक्टर एक एक करके खत्म हो जाएंगे। आई बात समझ में? और तुम कोई भी ऑर्डर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली तुम्हारा रिजल्ट सही आएगा अगर तुमने पैरेललोग्राम ठीक बनाए हैं तो। अगर तुमने पैरेललोग्राम में उल्टी सीधी लाइनें बना दी हैं तो फिर गलत हो जाएगा। आई बात समझ में?
हेलो, फिर से क्या यस सर, बोलूं? परफेक्ट। हाँ नहीं नहीं नहीं। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे दो वेक्टर का एडिशन ऐसा कुछ नजर आएगा, क्योंकि हम पूरा पूरा वेक्टर लिखेंगे ना उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वगैरह के साथ। तो ये हमने लिखा, F12 लिखा, F13 लिखा, दोनों को ऐड किया तो ऐसा दिखेगा। अब इसमें कुछ आगे नहीं दिखाना है, सॉल्व नहीं करना है, सॉर्ट आउट नहीं करना। ज्यादा ज्यादा तुम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले सकती हो, या Q1 कॉमन ले सकती हो, उससे ज्यादा कुछ करना भी नहीं है। ऐसे ही रहेगा ये, ठीक। और ऐसे ही बहुत सारे हो तो, n हो तो उनको भी हम ऐसे वेक्टर एडिशन करते चले जाएंगे। हमने बताया एनसीईआरटी बोल्ड दिखा के वेक्टर दिखाता है, तो समझ जाओ ये सब वेक्टर हैं। इमेजिन कर लेना दिमाग में, सब लोग जहां जहां ये लगा है वेक्टर है, ठीक है। ये सब वेक्टर है, तो वेक्टर एडिशन हो रहा है, ऐसा कुछ लिखा मिलेगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन आ जाएगा ना, सब में से सेम है। इस केस में Q1 भी सब में से कॉमन आ जाएगा। ध्यान से देखो, सब में Q1 है, क्योंकि हम फोर्स ऑन Q1 देख रहे हैं ड्यू टू Q3 Q4 Q5 Q6 डैश 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 Qn। समझ में आई बात? इसीलिए Q1 भी कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे हम Q1 कॉमन लिख के लिख सकते थे और यहाँ पे हटा सकते थे, ठीक है। आया समझ में? बाकी बची हुई चीजों को हम एज अ समेशन करके लिख सकते हैं, जो जो ऐड हो रहा है। फॉर्मूला बना सकते हैं, समेशन का फॉर्मूला इस तरीके से बन जाएगा। मतलब समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेते, लेकिन 1 से नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि ध्यान दो, R12 R13 R1n ऐसे जा रहा है, 1 तो कॉमन है ना, 1 तो सब में सेम है। तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 2 3 4 5 ऐसे करके n तक जाएगा, तो या ये स्टार्ट होगा 2 से। यहाँ पे भी देख सकते हो 1 तो कॉमन आ चुका है बाहर, इसको ले लिया बाहर, यहाँ दिखाया ना गया हो भले, सिर्फ Q2 है Q3 है जो चेंज हो रहा है। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई है? नंबर 2 से, फिर 3 फिर 4 फिर 5 ऐसे। तो स्टार्टिंग इसीलिए हमने भी समेशन की है 2 से, और एंडिंग हम समेशन की करेंगे n पे, क्योंकि इन्होंने भी एंडिंग की है n पे। आई बात समझ में? तो i इज इक्वल टू 2 टू n, और फॉर्मूला कैसा दिखेगा ये तुमको? क्यू आई, क्योंकि यहाँ देखो Q2 है ना, तो क्यू आई डिवाइड बाय R12 स्क्वायर, तो R1I स्क्वायर, क्योंकि 1 सब में कॉमन है, इसलिए इस 1 को हमने कोई IJ नाम नहीं दिया है। 1 1 1 वो सब में ही है, उसको एज इट इज लिख दिया R1। लेकिन यहाँ पे 2 3 4 बदल रहा है, इसीलिए वहां पे I लिखा, R1I स्क्वायर। और यहाँ पे कैप वाले में भी R1I कैप। और बाहर क्या है? Q1 हमने बाहर ले लिया था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी हमने बाहर ले लिया था। तो ये हमारा फाइनली एक रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला बन गया ऑन 1, कि फर्स्ट वाले चार्ज पे सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ से लेके एन तक के सारे चार्ज इतना फोर्स लगा रहे हैं। क्लियर हो गया? तो ये इस तरीके से लिखा जा सकता था, और कोई बात नहीं है। क्वेश्चंस कहीं से भी घुमा के आते हैं, इसीलिए हम ये चीजें और ज्यादा बता रहे हैं, ठीक है। देखो, उसके बाद ये क्वेश्चंस हैं, तुम लोग चाहो तो इससे कर लेना, नहीं चाहो तो दूसरी बुक से कर लेना, ठीक है। जहां से भी तुम लोग प्रैक्टिस करना चाहो वो तुम लोगों की चॉइस है, फिलहाल हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि अपना अपना एक वो रहता है, अरिहंत करो, सवाल करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, बेटर है। और एनसीईआरटी के करो तो अच्छा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। और जितना टाइम दे सकते हो दो, ठीक। चलो, हम बढ़ते हैं फिलहाल आगे। इनको हम अभी ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्वेश्चंस करोगे तब बताएंगे, ठीक है। और डाउट क्लास में बताएंगे अलग से, मतलब ये क्लास तो डेली होगी संडे को भी, और संडे को एक और डाउट क्लास हो जाएगी जिसमें हम वो क्वेश्चंस बता देंगे, ताकि इसका टाइम थोड़ा सा नहीं जाए, ठीक है। जो भी तुम लोग क्वेश्चन पूछोगे, चाहे वो डाउट क्लास कितनी देर की भी हो, आधे घंटे 1 घंटे या 2 घंटे, वो हम अच्छा सा एक्स्ट्रा सा टाइम दे देंगे, ठीक है। चलो आगे चलें। इलेक्ट्रिक फील्ड आगे पूरा नहीं बताएंगे, क्लास खत्म होने वाली है, हो गई है लगभग, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में फिलहाल हम तुम लोगों को थोड़ा सा दे रहे हैं कि तुम लोग पढ़ लेना। हमने थोड़ा सा बताया हुआ है ना इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, कुछ बताया था कि कैसे यस होती सर, है। बताया था। हाँ, तो तुम लोग बेसिक ऊपर ऊपर से इसके बारे में जहाँ जिस बुक से चाहो पढ़ लेना एक बार, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कैसे बनता है और फोर्स से कैसे वो रिलेट होता है, सिर्फ एक देखो, खुद ही सोचो ना, ये फोर्स में से एक क्यू हटा दें तो बचा हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ही फॉर्मूला है। तो इसका मतलब इसको हम Q इंटू ई लिख सकते हैं ना सीधे सीधे, इसीलिए F इज इक्वल टू क्यू ई आ जाता है, ठीक है। बाकी तुम लोग एक बार थोड़ा सा इसको देख लेना, हम पढ़ाएंगे यहीं से, लेकिन तुम लोग इसको एक बार देख लेना। अगर सबको थोड़ा आ जाएगा जल्दी तो जल्दी आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, टाइम कम है ना, इसीलिए कह रहे हैं, और कोई बात नहीं। सर डेट शीट आ गई, अब भी मुझे किसी ने भेजी। अच्छा, क्या है? कब कब से हो रहा है? 10 दिसंबर को फिजिक्स का है। ओहो, चलो टाइम तो है, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, 10 दिसंबर का है तो टाइम है, लेकिन इतना भी नहीं है। हैं, ये समझ के चलना है कि नहीं है टाइम, उतना ही है जितना हम लोगों ने 30 डेज सोचा था, 30 डेज ही टाइम है। अपना पूरे फोर्स से उसी टाइम तक खत्म करने की कोशिश करनी है, और ठीक से समझते हुए। थोड़ा 2-4 दिन लग भी जाएंगे तो सही है, लेकिन समझना ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना, क्वेश्चंस होने चाहिए जो भी करो तो। चलो, ये तुम लोग देख लेना, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड वाला देख लेना, और कोई चीज हम नहीं कह रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का जितना पोर्शन है ना, जहां तक है, यहाँ तक है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तक, वो तुम लोग बुक में जहां तक हो वहां तक देख लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जो दिया हो। क्लियर है? तो जहां तक समझ में आए उसमें से जो भी पूछना है वो भी पूछ सकते हो। ठीक है, चलो फिर अब क्लास ओवर करते हैं।